मैं तुम्हें बचपन से जानता हूँ। अपने बेड पर करवट लेते हुए आदित्य ने बड़े प्यार से अपनी होने वाली बेबी प्रिया से कहा। तुमसे ज्यादा जीनियस लड़की पूरे बैच में नहीं थी। प्रिया ने इस बात को हंसी में डाल दिया और आईने के सामने बैठकर अपने पैरों पर मॉइस्चराइजर लगाने लगी। जैसे ही उसने फोन स्पीकर पर डाला, आदित्य को समझ आ गया कि प्रिया आईने के सामने है। उसने थोड़े मिस्टीरियस तरीके से कहा, आर यू इन फ्रंट ऑफ द मिरर? प्रिया ने धीरे से कहा, आदित्य ने मजाकिया अंदाज में कहा, 2 दिन बाद हमारी शादी है, पर मुझे सुहाग रात आज रात को ही मनानी है। प्रिया के हाथों से मॉइस्चराइजर गिर गया और उसके चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ गई। उसने शर्माते हुए जवाब दिया, आदित्य 2 दिन बाद एग्जैक्टली, तो आज क्यों? उसी दिन करेंगे ना जो करना है। आदित्य ने बच्चों की तरह जिद करते हुए कहा, नहीं, आई एम कमिंग टू पिक यू अप, आज और अभी। कम डाउन, आई शैल सी यू इन 15 मिनट्स। प्रिया ने हड़बड़ाते हुए कहा, अरे आदित्य अभी नहीं, लोग हैं यहाँ। आदित्य फोन रखते हुए बोला, आई डोंट केयर एंड यस, वेयर समथिंग हॉट, बाय, लव यू। फोन डिस्कनेक्ट हो गया। यहाँ आदित्य अपने बेड से फटाक से नीचे उतरा। उसने अपने आप को एक बार आईने में देखा और परफ्यूम छिड़ककर गाड़ी की चाबी लेकर निकल गया। वहीं प्रिया बिल्कुल टेंशन में थी। पहली टेंशन, वो घर से बाहर कैसे निकले, और दूसरी सबसे बड़ी टेंशन, क्या हॉट ड्रेस पहने। प्रिया ने अपना कपबोर्ड खोला और कपड़े यहाँ वहां करने लगी। पूरे 15 मिनट जद्दोजहद करने के बाद उसे एक ब्लैक काफ्तान पसंद आया और फटाफट उसने वो पहन लिया। वो आईलाइनर लगा रही थी कि तभी दरवाजे पर खटखटाहट हुई। वो एकदम से सोचने लगी कि कहीं कोई बुआ या मौसी ना हो, वरना वो तो रूम में धरना ही देने लगेंगी। यहाँ आदित्य गाड़ी को तेजी से भगाते हुए प्रिया के घर की तरफ जा रहा था। प्रिया दरवाजे की तरफ बढ़ी और उसने धीरे से दरवाजा खोला। उसकी जान में जान आई। दरवाजे पर माँ थी। माँ अंदर आई। वो सीधा इधर उधर कुछ ढूंढने लगी। प्रिया ने उनसे पूछा, माँ क्या पूछ रही हो, बता भी दो, क्योंकि कमरा तो मेरा है, शायद मैं कोई हेल्प कर दूं। माँ ने प्रिया की बातों को अनसुना किया और खुद जारी रखी। प्रिया के फोन पर तभी आदित्य की कॉल आने लगी। उसने जैसे ही फोन उठाया, वो टेंशन में आ गई और खुद से बोली, ओह माय गॉड, ये गलत टाइम पर आदित्य शौकर क्यों बन जाता है। वो धीरे से बालकनी में गई और उसने जब बाहर की ओर झांका तो देखा कि आदित्य गाड़ी के बाहर खड़ा होकर उसी का वेट कर रहा था। तभी उसके कंधे पे किसी का हाथ आया। वो एकदम से डर गई। जब पलटी तो देखा माँ थी। प्रिया फटाक से अंदर चले गई और बड़बड़ाने लगी, आप भी ना मॉम, भूत की तरह धीरे से हाथ रख रही हो, अरे चिल्ला के आवाज करो ना, प्रिया इधर आ। माँ हंसने लगी और तभी उन्होंने प्रिया की तरफ गौर किया और सरप्राइज एक्सप्रेशंस के साथ बोला, तू इतना तैयार होकर लेटने जा रही है, सीरियसली क्या चल रहा है। प्रिया ने मोमेंट को संभाला और बड़े ही स्मार्ट तरीके से बात घुमाई, आप पहले तो बाहर जाओ, वरना पूरा परिवार इसी कमरे में आ जाएगा। रही बात मेरी, तो मैं और आदित्य वर्चुअल डेट करने वाले हैं। टरा। उसने अपने काफ्तान को हवा में लहराते हुए कहा। मॉम को जैसे तैसे बाहर भेजा और यहाँ इतनी देर में आदित्य ने पूरे 21 कॉल कर दिए थे। प्रिया ने जब फोन चेक किया तो एक छोटा फ्लावर वास उठाया और बालकनी में गई। उसने धीरे से आदित्य को आवाज लगाई। जब उसने नहीं सुना तो मैसेज किया, खत्म हुआ इंतजार, लुक अप, प्रेजेंटिंग यू सिजलिंग प्रिया कपूर। आदित्य ने जैसे ही मैसेज देखा, झट से गर्दन ऊपर की और प्रिया ने उसके ऊपर वाज दे मारा। नसीब आदित्य ने कैच कर लिया, वरना गाड़ी और दाढ़ी दोनों खतरे में थे। आदित्य ने प्रिया को कॉल किया। प्रिया ने कॉल पिकअप किया। आदित्य झंझाते हुए बोला, अरे नीचे आओगी या यहीं बोनट पर तशरीफ गरम करते रहूं। प्रिया ने गुस्से से कहा, कहां से आऊं, यहाँ से नीचे कूद जाऊं क्या। आदित्य ने हंसते हुए कहा, नाइस आइडिया, सुनो तुम कूदो, मैं तुम्हें कैच कर लूंगा। वैसे भी तुम्हारा जिम करने का क्या फायदा अगर तुम ये एक मंजिल से भी नीचे नहीं कूद सकती। प्रिया ने बालकनी के रेलिंग में कपड़ा बांधा और बड़े ही फुर्ती से नीचे आ गई। ये देखकर आदित्य का मुंह खुला का खुला रह गया। सीधा ताली बजाने लगा। प्रिया दौड़ कर आई और उसको चुप कराते हुए बोली, क्या क्यों ताली किस लिए, इंडिया मैच नहीं जीती है, निकालो गाड़ी, वरना किसी ने देख लिया ना तो पूरा घर ताली बजाएगा। आदित्य की ताली भले ही बंद हो गई, पर उसकी नजरें प्रिया पर ही अटकी थी, जो काले काफ्तान में बहुत ही हॉट लग रही थी। ऊपर बंधा लूज बन और वो आंखों पर आईलाइनर उसे और हॉट और सेंसुअस बना रहा था। प्रिया ने आदित्य को जोर से हिलाया और उसे धक्का दिया। धक्के से आदित्य मानो होश में आया और फिर तुरंत ड्राइविंग सीट पर बैठ गया। उसने फटाफट गाड़ी स्टार्ट की और दोनों निकल गए। गाड़ी हाईवे पर आ चुकी थी। अभी तक आदित्य ने प्रिया को कुछ भी नहीं बताया कि वो उसे कहाँ लेकर जा रहा है। प्रिया ने आदित्य को कोहनी मारी और इरिटेट होते हुए बोली, अरे कहाँ चले जा रहे हो, सुहागरात सिटी के बाहर मनाओगे क्या। आदित्य ने उसे देखा और बोला, तुम पहले तो आने के लिए 10 बहाने बना रही थी, अब आ गई हो तो तुरंत सब कुछ हो जाए ना। अरे यार थोड़ा पेशेंस रखो। इफ आई हैव सेड समथिंग तो सोच समझ कर कहा होगा। मैं तुम्हें वहां ले जा रहा हूँ जहाँ तुम शादी के बाद रहोगी। कुछ सेकंड के लिए प्रिया को कुछ समझ नहीं आया और फिर एकदम से उसकी बत्ती जली तो उसने कस के आदित्य को पकड़ा और चिल्लाते हुए बोली, OMG, डोंट टेल मी यू हैव बॉट अ न्यू अपार्टमेंट। आदित्य ने नोट किया और देखते ही देखते गाड़ी सीधे एक बड़े से गेट के सामने आकर रुकी। तभी उस जगह का केयर टेकर भागते हुए आदित्य की गाड़ी की तरफ आया। जैसे ही उसने हाथ हिलाया तो आदित्य ने अपनी गाड़ी रोक दी। आदित्य ने शीशा नीचे किया और उससे बंगले की चाबी मांगी। उसने तुरंत चाबियों का गुच्छा आदित्य को पकड़ा दिया। आदित्य ने जाते हुए उससे पूछा, तुम वैसे कब आए, यहाँ तो वो वागले जी थे। लड़का बीच में ही बोला, हाँ वो मेरे चाचा हैं, वो गाँव गए हैं, अब मैं ही रहूंगा इधर। आप लोग बता दो कभी शिफ्ट होने का करके, तो मैं सारा बंदोबस्त करके रखूंगा। चलो साहब, कुछ रात को बोनी करवा दोगे तो अच्छा रहेगा। आदित्य ने उसे गाड़ी के होल्डर से 100 का नोट निकालकर थमा दिया। लड़का नोट लेकर निकल गया। आदित्य ने गाड़ी पार्क की और फिर प्रिया और आदित्य दोनों घर के सामने आकर खड़े हो गए।
प्रिया को बिल्कुल बिलीव नहीं हो रहा था कि आदित्य उसे इतना बड़ा सरप्राइज देगा। वो खुशी से उसकी गोद में कूद गई। आदित्य ने भी उसे कस के अपनी बाहों में भर लिया। प्रिया ने आदित्य को घर के बाहर ही चूमना शुरू कर दिया। आदित्य ने इस बात पर उसके चेहरे पर आ रहे बालों को हटाते हुए कहा, आई एम वंडरिंग व्हाट विल बी योर रिएक्शन व्हेन वी विल एंटर इनसाइड द हाउस। प्रिया ने बड़े ही प्यार से कहा, इट विल बी सेम, आई एब्सोल्युटली लव दिस, आई लव यू आदि। आदित्य ने भी उसके होठों पर किस किया और जवाब में कहा, आई लव यू टू प्रिया, चलो अब नीचे उतर जाओ। प्रिया नीचे उतरी और फिर आदित्य ने चाबी से मेन डोर ओपन किया। डोर ओपन करने के बाद आदित्य ने कॉर्नर में जाके मेन स्विच ऑन की। लाइट जलते ही मानो प्रिया के होश ही उड़ गए। ये घर बिल्कुल वैसा था जैसा उसने आदित्य को बताया था, ठीक वैसा, प्रिया के सपनों का घर। मिनिमल डिजाइन, लाइट शेड के पर्दे, बड़ा सा हॉल, बड़ी रोशनदान। प्रिया की आंखों से आंसू बहने लगे और उसे निहारता हुआ आदित्य भी इमोशनल हो गया। आदित्य ने पीछे से आकर प्रिया को हक किया। प्रिया ने आदित्य से बड़े ही धीमे आवाज में कहा, तुमने ये सब क्यों किया? मैंने मजाक में तुमसे कहा था और तुमने। आदित्य ने बात को बीच में काट दिया और प्रिया के होठों पर अपने होठ रख दिए। प्रिया ने आदित्य के कानों में कहा, सुहाग रात हॉल रूम में नहीं बेडरूम में मनाते हैं डफर। आदित्य ने हामी भरी और प्रिया को अपनी गोद में उठा लिया। सीढ़ियों से होता हुआ वो प्रिया को देखते हुए एक एक सीढ़ी चढ़ रहा था। वहीं खिड़की के बाहर किसी की परछाई नजर आ रही थी। आखिर ये कौन था जो आदित्य और प्रिया के प्राइवेट मोमेंट्स के बीच आना चाहता था? वो काला साया धीरे धीरे उनके पीछे जा रहा था। साये का कोई अपना आकार नहीं था। आज की रात में कुछ अलग बात तो थी। चांद पूरे जोश से चमक रहा था मानो पूर्णिमा की रात है। आदित्य और प्रिया इन सबसे बेखबर अपने बेडरूम के पास पहुंचे। आदित्य ने एक हाथ से प्रिया को संभाले रखा और दूसरे हाथ से बेडरूम का डोर खोला। दरवाजा बंद ही होने वाला था जब कुत्ते के जोर जोर से भौंकने की आवाज आने लगी। प्रिया ने हंसते हुए कहा, आई थिंक दे नो वी आर हियर। आदित्य ने दरवाजा बंद करने के लिए अपना हाथ बढ़ाया, पर सटीक मौके पे वो साया डोर के नीचे से सरक कर कमरे के भीतर घुस गया। इन सबसे अनजान आदित्य ने पपी की तरह आवाज निकाली और प्रिया के कानों को अपने दांत से काट लिया। उसके ऐसा करते ही प्रिया के शरीर में मानो एक अलग सी बिजली दौड़ गई। दोनों एक दूसरे को चूमने में खो से गए। जैसे जैसे रात जवां हो रही थी वो दोनों भी एक दूसरे में उतना ही गुम हो रहे थे। आदित्य और प्रिया एक दूसरे में फिर ऐसे खोए कि ये रात अब कभी नहीं आने वाली। चादर की सिलवटें उभर रही थी और उसके साथ ही उमड़ रहा था उन दोनों का एक दूसरे के लिए प्यार। प्रिया ने आदित्य के होठों को चूमा और धीरे से एक लंबी सांस लेते हुए बोली, दिस इज द बेस्ट मोमेंट ऑफ माई लाइफ, आई हैव नेवर एक्सपीरियंस्ड एनीथिंग लाइक दिस बिफोर, यू आर माय इटर्नल लव आदित्य। आदित्य प्यार से मुस्कुराया और उसके बगल में जाकर लेट गया। खिड़की पे बैठा वो साया इस पूरे समय उन दोनों को देख रहा था। कुछ ही समय में प्रिया को नींद आ गई, पर आदित्य सिर्फ उसी को निहारे जा रहा था। एकाएक वो बेड पर से उतरा। उसने अपने कपड़े समेटे और उन्हें पहन लिया। फिर उसने प्रिया के माथे को चूमा और वहां से निकल गया। आदित्य के पीछे पीछे साया भी चल रहा था। आदित्य घर के बाहर आया और उसने अपने अगल बगल देखा। गेट के बाहर खड़ा नौजवान केयर टेकर जो उस वक्त ड्यूटी पर था उसके पास आता है। आदित्य उसे घर की चाबी थमाता है और वहां से अपनी गाड़ी स्टार्ट करके निकल जाता है। वहीं वो केयर टेकर बाहर खड़ा बेडरूम की खिड़की की ओर देखता है और फिर अपने हाथ में पड़ी उस चाबी को वो धीरे धीरे अपने कदम घर के मेन डोर की तरफ बढ़ाता है। इन सबसे अनजान प्रिया पूरे घर में अकेले बेडरूम में सो रही है। उसके शरीर पर कपड़े भी नहीं है और कमरे का दरवाजा ना ही अंदर और ना ही बाहर से बंद है। करवटें बदलती प्रिया की आंख इस तरह लगी थी कि उसे पता ही नहीं चला कि कब वो हसीन रात बीत गई और सुबह की चिलचिलाती धूप उन बड़े रोशनदानों से उसकी नंगी पीठ पर चुभ रही थी। जब उसे इस चीज का एहसास हुआ तो सबसे पहले उसके मुंह से सिर्फ एक ही नाम निकला, आदित्य बेबी उठो, इट्स आवर संगीत नाइट। प्रिया को कोई भी जवाब नहीं मिला। उसने जब आंखें खोली और यहाँ वहां देखा तो उसके कपड़े जमीन पर बिखरे हुए थे और आदित्य वहां नहीं था। वो तुरंत उठी और कपड़े पहने। फिर उसने बाथरूम और वॉशरूम चेक किया। आदित्य वहां भी नहीं था। उसने घर में जोर जोर से आवाज लगाई, आदित्य, आदित्य कहाँ हो तुम? आदि कुछ तो बोलो। पर कहीं से कोई जवाब नहीं मिला। अब प्रिया अपना आपा खो रही थी। उसने खिड़की से नीचे झांका तो आदित्य की गाड़ी पार्किंग में नहीं थी। वो चिढ़ते हुए बोली, इज दिस अ जोक? वेयर आर यू आदि? वो एकदम टेंस्ड हो गई। आदित्य को फोन लगाने के लिए वो अपना फोन ढूंढने लगी। इसी दौरान उसके फोन की घंटी बजी। स्क्रीन पर आदित्य की छोटी बहन का नंबर फ्लैश हो रहा था। उसने तुरंत फोन उठाया। दूसरी तरफ से नीना ने परेशान आवाज में पूछा, तुम कहाँ हो प्रिया? कल रात से तुम्हारा फोन लगा रही हूँ बट नो रिस्पॉन्स। व्हाट इज रॉन्ग विद यू? घर पर बड़ी मुसीबत आ गई है, प्लीज जहां भी हो तुरंत चली आओ। प्रिया को कुछ समझ नहीं आया। उसे लगा नीना कहीं कुछ प्रैंक तो नहीं कर रही क्योंकि आदित्य भी नहीं है। उसने बात घुमाते हुए कहा, सॉरी नीना, वो क्या है ना, मैं दोस्तों को बैचलर पार्टी दे रही थी तो शायद फोन पे ध्यान नहीं गया। आई एम कमिंग राइट अवे। ये बोलकर उसने फोन रख दिया। वो वॉश बेसिन के सामने जाकर खड़ी हुई। उसे ये बात अब तक समझ नहीं आई कि आदित्य उसे यहाँ अकेला छोड़कर क्यों चला गया। वो इस बात से बहुत नाराज थी। शीशे के सामने खड़ी वो चेहरे पर पानी डालती कि उसे उल्टी जैसा महसूस हुआ। उसके पेट में भी अजीब सा दर्द उठने लगा। देखते ही देखते दर्द बहुत ज्यादा बढ़ गया। पूरी जोर लगा के उसने वॉमिट किया और अजीब सा काला पदार्थ मुंह से बाहर निकाला। एकाएक देखते ही देखते उसका पेट फूलने लगा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये उसके साथ क्या हो रहा है। वो दर्द से करा रही थी पर पेट बढ़ना कम ही नहीं हो रहा था। वो उसके वजन से नीचे बैठ गई। अचानक से उसका दर्द कम हो गया पर अब उठने में उसे बहुत तकलीफ हो रही थी।
जैसे तैसे करके दीवार का सहारा लेकर वो उठी और जब उसने अपने पेट को शीशे में देखा तो उसे यकीन ही नहीं हुआ कि वो उसी का पेट है। ऐसा लग रहा था मानो वो 9 महीने की प्रेग्नेंट हो। पेट पर काली नसें भी उभर रही थी। पहले उल्टी करते समय वो काला पदार्थ और अब नसें जो अमूमन हरी होती हैं वो काली थी। और इस वक्त उसे बस आदित्य के घर जाना था। उसने चादर की मदद से अपने पेट को बांधा और फिर घर से बाहर आई। उसे चलने में काफी दर्द हो रहा था। अब उसके सामने सबसे बड़ा सवाल था कि वो आदित्य के यहाँ कैसे पहुंचे। उसने घर के केयर टेकर को आवाज लगाई पर वो भी वहां से नदारद था। तभी सामने से एक ऑटो खाली जा रही थी। प्रिया ने हाथ दिखाकर ऑटो रोकी और धीरे से उस पर चढ़ी। यहाँ प्रिया ने बंगले से कदम बाहर निकाला और वहाँ बेडरूम की खिड़की पर वो काली परछाई एक बार फिर नजर आने लगी। ऑटो वाला तेजी से ऑटो भगा रहा था जिसके चलते प्रिया को दर्द हो रहा था। उसने चिल्लाते हुए उससे कहा, भैया इतनी तेज चला के कहाँ जाओगे, थोड़ा हिसाब से चलाओ। पूरे रास्ते वो सिर्फ ये कड़ी ही जोड़ रही थी कि आदित्य कहाँ गया और फिर ये बड़ा हुआ पेट। आखिर माजरा क्या है? बेसिन में गिरा वो अजीब सा काला पदार्थ, इन सबका क्या मतलब है? इन सब सवालों से जूझते हुए वो आदित्य के घर पहुंची। वहां पहुंचकर प्रिया ने देखा कि कई सारी पुलिस की गाड़ियां खड़ी हैं, जिसे देख प्रिया के दिल में अजीब सा डर महसूस होने लगा। प्रिया छोटे छोटे कदमों से आगे बढ़ रही थी। वहां पर नीना के साथ प्रिया की खास दोस्त पायल भी बेसब्री से प्रिया का इंतजार कर रही थी। जब से पायल को पता चला था आदित्य की मौत के बारे में, तब से वो प्रिया को कांटेक्ट करने की कोशिश कर रही थी। उसकी दोस्त पायल उसके पास आ गई और प्रिया को पकड़ती हुई बोली, तुम कहाँ हो कल से प्रिया? जानती भी हो क्या हो गया है? प्रिया बस पायल को देखती ही रह गई। पायल ने आगे कहा, आदित्य नहीं रहा। क्या? ये कहती हुई प्रिया नीचे जमीन पर धम से बैठ गई। पायल उसे संभालती हुई बोली, संभालो खुद को प्रिया, इसलिए तो मैं तुम्हें कल से कॉल कर रही हूँ, लेकिन तुम्हारा कोई पता नहीं, किसी ने बेरहमी से मारा आदित्य को। उसकी बॉडी में सिवाय कंकाल और चमड़ी के कुछ नहीं बचा। ऐसा लगता है किसी ने उसका सारा खून और गोश्त निकाल लिया हो। पुलिस कह रही है आज से पहले कभी किसी ने ऐसा मर्डर नहीं देखा। प्रिया का चेहरा सफेद पड़ गया। उसे कांपती आवाज में पूछा, कब हुआ ये? पायल ने कहा, कल शाम 7 बजे। प्रिया ये सोच कांपने लगी, और अगर कल शाम ही आदित्य मर गया था तो कल रात उसके साथ कौन था? प्रिया ये सोच ही रही थी कि तभी पुलिस आदित्य की बॉडी को लेकर बाहर आई। उसके चेहरे से सफेद कपड़ा जैसे ही हटा, प्रिया वो देखकर बेहोश होकर गिर पड़ी। नीना अपनी दीदी की हालत को देखकर परेशान हो गई। पायल प्रिया को होश में लाने के लिए पानी की छींटे मारने लगी। जैसे ही प्रिया को होश आया, वो पायल से लिपट गई और रोते हुए बोली, ये कैसे पॉसिबल है पायल? कल सारी रात तो आदित्य मेरे साथ था और अभी ये सब। पायल उसकी बात पर हैरान रह गई और उसे अजीब सी नजरों से देखती हुई बोली, ये तो कैसी बातें कर रही है प्रिया? आदित्य की मौत तो कल शाम ही हो चुकी थी, तो वो कैसे सारी रात तेरे साथ हो सकता है? पायल की बात से प्रिया को एक और झटका लगा। उसे अपने और आदित्य की पिछली रात याद आने लगी। उसका हाथ उसके पेट पर चला गया। पायल की नजर भी प्रिया के पेट पर गई तो चौंकते हुए पूछा, क्या है ये? प्रिया ने दहशत भरी नजरों से पायल को देखा और उसे सारी बात बताती चली गई। और पायल की आंखें हैरान और डर से खुली की खुली रह गई। लेकिन फिर उसने हिम्मत करते हुए कहा, तू चल, हम अभी डॉक्टर के पास चलते हैं। और पायल प्रिया को लेकर डॉक्टर के पास गई। हॉस्पिटल पहुंचकर प्रिया की जिंदगी का सबसे भद्दा और डरावने सच से सामना हुआ। डॉक्टर ने बताया, मिस प्रिया आप 9 मंथ्स प्रेग्नेंट है। इनफैक्ट आपको तो कभी भी लेबर हो सकता है। हमें आपको अभी एडमिट करना होगा। डॉक्टर की बात पर प्रिया का खून डर से जम गया। प्रिया अपने पेट पर हाथ रखे बस यही सोच रही थी कि अगर वो आदित्य नहीं था तो कौन था? और ये बच्चा नहीं, ये कोई मामूली बात नहीं और ना ही वो कोई मामूली इंसान था। तो फिर वो था कौन और मेरे साथ ही सब क्यों? इस टेंशन और बेचैनी के बीच प्रिया को लेबर पेन होना शुरू हो गया और डॉक्टर उसे एडमिट कर लिया। बाहर पायल डरी हुई इंतजार करती रही और नीना फोन पर घर वालों को जल्दी हॉस्पिटल पहुंचने के लिए कह रही थी। थोड़ी देर बाद जब प्रिया को होश आया तो एक नर्स उसके पास आई और बोली, मुबारक हो, आपको बहुत प्यारा सा बेटा हुआ है। वो देखो पाले में सो रहा है। प्रिया कमजोर आवाज में बोली, मुझे देखना है। नर्स ने उसे मना करते हुए कहा, अभी आप बहुत कमजोर हैं, थोड़ी देर आराम करो, फिर जब डॉक्टर राउंड पर आएंगे तब आप अपने बच्चे को देख लेना। और इतना कहकर नर्स चली गई। लेकिन प्रिया की अंदर की मां नहीं मानी। तो क्या हुआ? ये सब अजीब था। ये बच्चा, उसका जन्म सब अजीब था, लेकिन था तो प्रिया का ही। इसीलिए प्रिया किसी तरह उठी और बेड के सहारे पालने तक पहुंची। उसने जैसे ही झांक कर देखा तो बच्चे की मासूमियत देखकर सब भूल गई। उसके हाथ खुद ब खुद उसे छूने के लिए बढ़ गए। वो अपना चेहरा उस बच्चे के करीब लाना चाहती थी, उसका माथा छूना चाहती थी। लेकिन तभी बच्चे ने अपनी आंखें खोली। बच्चे की आंखों की पुतलियां गहरे लाल रंग की थी, जिसे देख प्रिया लड़खड़ा गई और डर के मारे पसीने में भीग गई। प्रिया अपनी नजरें फेर कर खड़ी हो गई, जैसे वो खुद को समझाना चाहती थी कि उसने जो देखा वो उसका वहम है। तभी कमरे का टेम्परेचर कम होने लगा और प्रिया को ठंड लगने लगी। फिर अचानक ऐसा लगा जैसे वक्त थम गया है और एक अंधेरे की चादर उस कमरे में आ गई हो। पूरा कमरा अंधेरे में डूब गया। प्रिया चारों तरफ देखती हुई बोली, कौन है यहाँ? उसी वक्त उसे कमरे में किसी के आने का एहसास हुआ। ऐसा लग रहा था जैसे कोई किसी चीज को घसीटता हुआ आ रहा हो। देखते ही देखते प्रिया के सामने एक इंसानी आकृति उभरने लगी। प्रिया बुत बनी ऐसे खड़ी थी जैसे उसके शरीर में कोई जान ही ना हो। वो इंसानी आकृति अब साफ होने लगी थी और वो किसी मर्द की आकृति थी। उसने खुद को काले लिबास में छुपा रखा था। उसके आसपास काले बवंडर जैसे घूम रहे थे। प्रिया को सिर्फ उसके होंठ दिखाई दिए और उसके होंठ बिल्कुल सूखे हुए थे और आसपास सूजन थी।
उसकी लंबाई करीब 7 फीट की थी और हाथ में एक मजबूत लाठी थी। लेकिन गौर से देखने पर पता चला वो कोई लाठी नहीं बल्कि इंसानी हड्डी से बनी हुई कोई चीज थी जिसे लाठी की शक्ल दी गई थी और उसके ऊपर एक खोपड़ी लगी थी जिस पर लाल रंग से एक अजीब सा चिन्ह बना हुआ था जो देखने में तिकोना सा था और उसके बीच में तो जलती हुई लाल आंखें बनी थी। प्रिया की आंखों के आगे अंधेरा छाने लगा। वो अपनी सारी ताकत बटोर कर बोली, कौन हो तुम? प्रिया के सवाल पर वो जोर से हंस पड़ा और वजनदार आवाज में बोला, इतनी जल्दी मेरे वजूद को भूल गई? कल की रात के वो यादगार लम्हे इतनी जल्दी भूलने वाले तो नहीं थे। मतलब? प्रिया को ऐसा लग रहा था जैसे उसकी धड़कन अब रुक जाएगी। वो काला साया प्रिया के इर्द गिर्द घूमते हुए बोला, ये बच्चा मेरा यानी शैतान का और तुम हो शैतान की बीवी। प्रिया ने मजबूती से कहा, क्या चाहते हो मुझसे और आदित्य को क्यों मारा तुमने? उस काले साये ने प्रिया के गाल को छूते हुए कहा, मोहब्बत हो गई थी तुमसे। तुम्हें तो गर्व होना चाहिए कि तुम उसकी माँ बनी हो जो इस धरती पर शैतान का राज कायम करेगा। तुम्हारा वो मंगेतर तुम्हारे साथ धोखा कर रहा था, इसीलिए मैंने उसे मुक्त करके तुम्हें उस धोखे से बचा लिया और तुम्हें मौका दिया शैतान के इस महान उद्देश्य में भागीदारी बनने का। और वैसे भी तुम ही वो खास वक्त में पैदा हुई लड़की हो जो मेरे बच्चे को अपनी कोख में पालने की क्षमता रखती थी। और कल की रात वो घड़ी थी जब शैतान का अंश पृथ्वी पर आना था। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, मेरे बच्चे को तुम धरती पर साधारण इंसान की तरह पालोगी और उसे कभी पता नहीं चलना चाहिए कि उसका बाप कौन है। सही समय आने पर आऊंगा और इसे इसकी हकीकत और इसका मकसद बताऊंगा। इतना कहकर वो काला साया गायब हो गया। कुछ देर तक प्रिया ज्यों की त्यों खड़ी थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ ये सब क्या हो गया। एक दिन पहले तक वो अपनी और आदित्य की शादी को लेकर इतनी खुश और इतनी एक्साइटेड थी और आज उसके हाथों में एक बच्चा है। उसके दिमाग में काले साये की बात घूम रही थी कि ये शैतान का बच्चा है। प्रिया ने डरते हुए एक नजर उस बच्चे की तरफ देखा। उस बच्चे को देखकर उसके चेहरे का रंग उड़ गया क्योंकि वो बच्चा रेंगते हुए पालने से बाहर निकल रहा था और वो धीरे धीरे बढ़ रहा था जैसे कोई रबर की चीज हो। उसका चेहरा धीरे धीरे पूरे तरीके से काला पड़ता जा रहा था। उसकी आंखें दहकते अंगारों की तरह लग रही थी। वो कूदकर प्रिया की छाती पर बैठ गया और प्रिया को घूर कर देखने लगा। डर के मारे प्रिया को अपनी पलकें भारी होती हुई महसूस हो रही थी। उसे ऐसा लग रहा था जैसे अब बस उसका दम घुटने वाला है। प्रिया के देखते ही देखते वो बच्चा 7-8 साल के बच्चे में तब्दील हो गया और उसने कड़ी आवाज में पूछा, बताओ कौन है मेरा बाप और किस दुनिया और आयाम का है? प्रिया किसी तरह हकलाते हुए बोली, मैं नहीं जानती। प्रिया के इतना कहते ही वो बच्चा चीखता हुआ बोला, झूठ बोल रही हो तुम, मैं उसे कहीं से भी ढूंढ निकालूंगा। इतना कहते हुए उस बच्चे की आंखें लाल हो गई और उसकी गर्दन पर वही तिकोन चिन्ह उभर आया जो काले साये के कंकाल की काठी पर था, यानी शैतान का चिन्ह। स्टोरी पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक करें और आगे के एपिसोड्स पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। बच्चे की आंखें उसके सवाल और उसकी गर्दन पर उभर आए शैतान के चिन्ह को देखकर प्रिया का चेहरा डर से सफेद पड़ गया। मारे दहशत के उसने जोर से चीखना चाहा लेकिन उसके गले से आवाज ही नहीं निकल सकी। ठीक वैसे ही जैसे कभी कभी हम कोई डरावना सपना देखते हैं और लाख चाहने के बाद भी हमारी चीख नहीं निकल पाती। प्रिया की चीख भी अंदर ही अंदर घुट कर रह गई थी। वो जोर से छटपटा उठी और उसने पूरी ताकत के साथ उस बच्चे को अपने ऊपर से दूर धकेल दिया। लेकिन ऐसा करने के दौरान प्रिया खुद बेड से नीचे गिर पड़ी और इस बार सचमुच उसके मुंह से एक तेज चीख निकल गई। वो बच्चा तेजी से उठा और उससे भी तेजी से प्रिया पर झपटा। लेकिन अब प्रिया में न जाने कहां से इतनी ताकत आ गई थी कि वो बिजली की तेजी से उठी और हॉस्पिटल के उस लेबर रूम से बाहर आ गई। इसके बाद भी प्रिया रुकी नहीं। वो अपनी पूरी ताकत से हॉस्पिटल के कॉरिडोर में दौड़ने लगी। इस वक्त वहां कोई नहीं था। पूरी तरह से सन्नाटा छाया हुआ था। तभी सामने से 2 नर्सेज आती हुई दिखाई दी। प्रिया उनसे ऑलमोस्ट टकराते टकराते बची। अरे 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 व्हाट हैपेंड? एक नर्स ने हैरानी से पूछा। आर यू ओके? या घबराई आवाज में प्रिया ने कहा, आई एम ऑल फाइन, वेयर इज द एग्जिट? उस नर्स ने ऊपर से नीचे तक प्रिया को देखते हुए एग्जिट की तरफ इशारा कर दिया। दौड़ती हुई प्रिया हॉस्पिटल से बाहर आ गई। उसे सामने सड़क पर एक टैक्सी नजर आई। मेफेयर स्ट्रीट प्लीज। अपनी उखड़ती सांसों पर काबू पाते हुए प्रिया ने टैक्सी ड्राइवर को अपने घर का एड्रेस बताया और सीट पर निढाल होकर लेट गई। टैक्सी फौरन तेज रफ्तार से आगे बढ़ी। नो, इट कांट बी पॉसिबल। प्रिया ने खुद को समझाने की कोशिश की। इट वाज जस्ट अ नाइटमेयर। बस एक डरावना ख्वाब था ये सब, इसके अलावा कुछ भी नहीं। अपनी आंखें बंद करके प्रिया इन सब इंसिडेंट्स को भूलने और खुद को नॉर्मल करने की कोशिश करने लगी। और अब प्रिया घर पहुंची तो काफी हद तक नॉर्मल हो चुकी थी। अरे प्रिया, माँ ने उसे देखते ही पूछा, वेयर हैव यू बीन बेटा? हम सब लोग कितने बार थे तुम्हें लेकर। इसके बाद माँ ने आगे बढ़कर प्रिया को अपनी बाहों का सहारा दिया और सोफा चेयर पर बिठाने लगी। लेकिन प्रिया एक फीकी मुस्कुराहट के साथ बोली, डोंट वरी मॉम, मुझे कुछ नहीं हुआ है, आई जस्ट नीड अ नैप। इतना कहने के साथ ही प्रिया तेजी से अपने बेडरूम की तरफ बढ़ गई। माँ ने कुछ नहीं कहा, बस एक गहरी सांस लेकर प्रिया को जाते देखती रही। वो समझ सकती थी कि आदित्य का यूं इस तरह से चले जाना प्रिया के लिए कितना बड़ा सदमा साबित हुआ है। बेडरूम में जाने के साथ ही प्रिया ने जो सबसे पहला काम किया वो ये कि वो मिरर के सामने खड़ी हो गई और बहुत ही गौर से खुद की बॉडी को एग्जामिन करने लगी, स्पेशली अपने पेट को। लेकिन सब कुछ तो नॉर्मल था। प्रिया को खुद को देखकर ही नहीं लग रहा था कि वो अभी कुछ ही देर पहले प्रेग्नेंट थी और उसने एक बच्चे को जन्म भी दिया है।
ऐसे कोई निशान उसकी बॉडी पर कहीं नजर नहीं आ रहे थे। उसका पेट बिल्कुल पहले की तरफ फ्लैट था। थोड़ी देर पहले जो उभार और जो काले नीले निशान थे वो मानो किसी मिरेकल की तरह गायब हो गए हों। So it was just a nightmare. प्रिया ने राहत की सांस लेते हुए खुद से ही कहा। फिर एकाएक उसके होठों पर एक मुस्कान उभर आई, अभी जो कुछ भी हुआ उसे याद करके। ऐसा भी कहीं होता है? मैं एकदम से 9 मंथ प्रेग्नेंट हो गई थी एंड वो सडन डिलीवरी, हाउ वियर्ड इट वाज। प्रिया पूरी तरह से श्योर थी कि जो कुछ भी था वो एक डरावना सपना था या ऐसा ही कोई अजीब सा ख्याल, शायद आदित्य की अचानक मौत से पैदा हुआ कोई मेंटल डिसऑर्डर, जिसकी वजह से हो सकता है प्रिया ने खुद ही ये सब डरावनी कल्पनाएं कर ली हों। ये सब सोचते सोचते अचानक एक दूसरे ख्याल ने प्रिया को घेर लिया, आदित्य का ख्याल। प्रिया का चेहरा फिर से बुझ गया। आदित्य को याद करके उसकी आंखों से आंसू बह निकले। वो अपनी आंखें बंद करके बिस्तर पर लेट गई और बहुत ही शिद्दत से आदित्य की यादों में खो गई। वो खुद को आदित्य की बाहों में महसूस करना चाहती थी, उसके सीने पर अपना सर रखकर देर तक सोते रहना चाहती थी। अगली सुबह प्रिया की नींद माँ की आवाज से टूटी। उसके बेडरूम में दोपहर की धूप फैली हुई थी और माँ सामने गरम गरम कॉफी लेकर खड़ी हुई थी। बहुत देर तक सोती रही तुम? माँ ने आगे बढ़कर कॉफी का मग एक साइड टेबल पर रखा और प्रिया के सर पर हाथ फेरते हुए बोली, वैसे मुझे कहना तो नहीं चाहिए बेटा, लेकिन अपने दुख से बाहर निकलने की कोशिश करो, तुम्हारे सामने अभी पूरी जिंदगी पड़ी है। इसके बाद माँ ने एक गहरी सांस लेते हुए कहा, काश तेरे डैड होते तो तुझे कभी इतनी देर तक उदास नहीं रहने देते। माँ की ये बात सुनते ही प्रिया की नजरें अपने बेडरूम की एक दीवार पर टंगी अपने डैड की बड़ी सी तस्वीर पर चली गई। उस तस्वीर में डैड वैसे ही मुस्कुरा रहे थे जैसे हमेशा मुस्कुराया करते थे, और तस्वीर में भी उनके हाथ में वैसी ही एक बड़ी सी किताब थी जैसी किताबें डैड की बुक शेल्फ में हुआ करती थी। अले ले ले, हमारी प्रिंसेस को चोट लग गई, चलो हम तुम्हें एक कहानी सुनाते हैं। प्रिया के कानों में डैड की आवाज गूंजी। उसे याद आया डैड के पास उसके हर दुख हर परेशानी का इलाज था। डैड उसे अपनी उन मोटी मोटी किताबों में से कोई ना कोई मजेदार सी कहानी सुनाया करते थे और प्रिया अपनी हर परेशानी, अपनी हर तकलीफ भूल जाया करती थी। माँ बेडरूम से जा चुकी थी और प्रिया अपनी कॉफी फिनिश करते हुए लगातार डैड की तस्वीर को ही देख रही थी। तभी प्रिया की नजर उस किताब पर पड़ी जो डैड ने अपने हाथों में पकड़ के रखी थी। दिखने में ये कोई पुरानी सी किताब नजर आती थी। लेदर के हार्ड कवर में लिपटी हुई ये किताब प्रिया को पता नहीं क्यों पर थोड़ी मिस्टीरियस सी लगी। प्रिया तस्वीर के नजदीक जाकर गौर से उस किताब को देखने लगी। किताब का टाइटल जरा भी समझ में नहीं आ रहा था, कुछ अजीब से वर्ड्स और सिंबल्स भी थे। वहीं प्रिया को एक तिकोना सा निशान दिखाई दिया। इसे देखकर उसके रोंगटे खड़े हो गए। ये निशान तो मैंने कहीं देखा है। प्रिया ने अपने दिमाग पर जोर डालते हुए खुद से कहा, लेकिन डैड की किताब पर यह सिंबल कैसे आया? प्रिया ने एक पल के लिए कुछ सोचा और फिर तेजी से डैड के स्टडी रूम की तरफ चल दी। डैड के चले जाने के बाद उनकी वो सारी किताबें उसी तरह सहेज कर उनकी बुक शेल्फ में रखी हुई थी। प्रिया दिन भर वहां मौजूद एक एक किताब को बहुत ही गौर से देखती रही, लेकिन उसे वो किताब कहीं भी दिखाई नहीं दी जो उस तस्वीर में डैड के हाथों में थी। आखिर वो किताब कहाँ हो सकती है? प्रिया के दिमाग में ये सवाल तेजी से घूम रहा था। अगर वो किताब डैड की बुक शेल्फ में नहीं है तो फिर क्या वो किताबें यहाँ से गायब हो चुकी हैं? तभी प्रिया को एक छोटा सा कैबिनेट दिखाई दिया जो सिर्फ बंद था लेकिन लॉक्ड नहीं था। उसे खोलने पर वहां कुछ फाइल्स और डॉक्यूमेंट्स रखे दिखाई दिए, लेकिन जिस चीज से प्रिया का ध्यान फौरन खिंचा वो था एक छोटा सा कार्ड। प्रिया ने उसे देखा, वहां बस एक नाम लिखा हुआ था, सेंटेनियल लाइब्रेरी। ये तो शहर की सबसे पुरानी लाइब्रेरी है। प्रिया को फौरन याद आया डैड इस लाइब्रेरी के मेंबर थे और एक बार प्रिया जब बहुत छोटी थी तो डैड उसे उस लाइब्रेरी में लेकर भी गए थे। हो सकता है तस्वीर में डैड के हाथ में जो मिस्टीरियस सी बुक है वो डैड ने इसी लाइब्रेरी से इशू करवाई हो और फिर वहीं वापस भी लौटा दी हो। तभी तो वो किताब डैड के पास नहीं है। प्रिया के दिमाग में जैसे ही ये ख्याल आया वो फौरन सेंटेनियल लाइब्रेरी की तरफ रवाना हो गई। ये लाइब्रेरी शहर से काफी दूर एक बहुत ही पुराने और सुनसान इलाके में थी। उसके पीछे से एक बड़ा सा ग्रेवयार्ड भी था। प्रिया जब तक यहाँ पहुंची तब तक शाम ढल चुकी थी। उसने देखा कि लाइब्रेरी की बिल्डिंग बहुत ही पुरानी थी, लगभग खंडरनुमा। ऐसा लगता था जैसे यहाँ शायद ही कोई आता हो। लाइब्रेरी के एंट्रेंस पर कोई नहीं था, लेकिन अंदर रिसेप्शन काउंटर पर बहुत ही बूढ़ा सा आदमी अपनी आंखों पर मोटे मोटे लेंसेज का चश्मा लगाए हुए किसी किताब में डूबा हुआ था। एक्सक्यूज मी सर, प्रिया ने पूछा, ओल्ड बुक्स का सेक्शन कहाँ पर है? मैं कुछ पुरानी किताबें तलाश कर रही हूँ। बूढ़े ने ऊपर से नीचे तक प्रिया को देखा, फिर कंपकपाती आवाज में बोला, शो मी योर मेंबरशिप प्रूफ। प्रिया एक पल के लिए हिचकिचाई, फिर उसने फौरन अपने डैड का वही कार्ड उस बूढ़े आदमी को दिखाया। बूढ़े ने कार्ड को बहुत ही गौर से उलट पुलट कर देखा, फिर एक गलियारे की तरफ इशारा करते हुए बोला, वहां चली जाओ, लेकिन शोर बिल्कुल मत करना, डोंट डिस्टर्ब द अदर रीडर्स। प्रिया को थोड़ी हैरानी हुई, ये बूढ़ा ऐसा क्यों कह रहा है, क्योंकि इस खंडरनुमा लाइब्रेरी में तो उसके सिवा दूसरा कोई नजर ही नहीं आ रहा है। उस लंबे गलियारे को पार करके प्रिया जब पुरानी किताबों वाले सेक्शन में पहुंची तो उसका दिमाग बुरी तरह से चकरा गया। वहाँ बहुत सारी और बहुत ही ऊंची ऊंची बुक शेल्फ्स रखी हुई थी जिनमें अनगिनत किताबें मौजूद थी, लेकिन इनकी हालत बहुत ज्यादा खराब थी। धूल मिट्टी की मोटी परत इन पर छाई हुई थी और कहीं कहीं तो मकड़ी के बड़े बड़े जाले भी लटक रहे थे। प्रिया ने खुद से कहा, ओह, अब इनमें वो डैड वाली किताब कौन सी होगी और मैं उसे कैसे सर्च करूंगी, कुछ समझ भी नहीं आ रहा है। हैरान परेशान सी प्रिया अब ये सोच रही थी कि एक अजीब सी लड़खड़ाती हुई आवाज उसे सुनाई दी, जब कुछ समझ में नहीं आए तो इंसान को अपने दिल की आवाज सुननी चाहिए। प्रिया ने फौरन चौंक कर पीछे देखा, वहां एक आदमी खड़ा हुआ था।
उसका हुलिया और ड्रेसिंग बहुत ही वियर्ड था। एक पुराना और फटेहाल सा ओवरकोट उसने पहना हुआ था। उसके सर के बाल थोड़े लंबे और चेहरे पर बहुत ही बेतरतीब सी दाढ़ी थी। कौन है आप? प्रिया ने थोड़ी हैरानी से पूछा। वो आदमी प्रिया के नजदीक आते हुए बोला, मैं कौन हूँ ये तो मुझे भी नहीं पता, बट यस लोग मुझे डेमेलो कहते हैं तो मैं खुद को डेमेलो ही कहना शुरू कर देता हूँ, बट मुझे ये भी नहीं पता कि आखिर इस डेमेलो का मतलब क्या है। प्रिया को समझ में आ गया था कि कोई आदमी ये खिसका हुआ है, लेकिन जब वो प्रिया के नजदीक आया तो प्रिया को शराब की बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्मेल भी आई, यानी डेमेलो नाम के इस आदमी ने बहुत पी रखी थी। प्रिया ने पहले तो उसे इग्नोर करने की कोशिश की, लेकिन तभी उसे कुछ याद आया और उसने पूछा, आपने मुझे अभी क्या कहा था डेमेलो? यही कि जब कुछ समझ में नहीं आए तो इंसान को अपने दिल की आवाज़ सुननी चाहिए, डेमेलो ने अपनी बात दोहराते हुए कहा। और वैसे भी प्रिंसेस, तुम जो चीज़ ढूंढ रही हो वो तुम्हें ऐसे नहीं मिलेगी। ये सुनकर प्रिया एकदम से शॉक्ड रह गई। प्रिंसेस? इस नाम से तो डैड प्रिया को बुलाते थे, फिर ये डेमेलो उसे ऐसे क्यों एड्रेस कर रहा है? लेकिन प्रिया अभी कोई सवाल डेमेलो से करती कि उसने मुस्कुराते हुए कहा, तब तुम एक बहुत ही छोटी सी बच्ची हुआ करती थी जब पहली बार इस लाइब्रेरी में अपने डैड के साथ आई थी, और तुम्हारे डैड तुम्हें यही कहकर बुलाते थे, प्रिंसेस। अब प्रिया की हैरानी और भी ज्यादा बढ़ गई। कमाल है, जब मैं पहली बार यहाँ डैड के साथ आई, इस बात को तो बहुत साल बीत चुके हैं, और इस आदमी डेमेलो से तो मैं कभी नहीं मिली, कभी इसे देखा नहीं, फिर यह आगे मुझे कैसे पहचान गया? इस पर डेमेलो ने फिर से मुस्कुराते हुए कहा, मेरी आंखें जो एक बार देख लेती हैं, मेरे कान जो एक बार सुन लेते हैं, वो मुझे हमेशा याद रहता है प्रिंसेस। लेकिन खैर छोड़ो ये सब, अब हम काम की बात करते हैं। इसी के साथ डेमेलो ने अपने ओवरकोट में से एक विस्की का क्वार्टर निकाला और एक बड़ा सा घूंट मारकर फिर उसे फौरन अंदर रख लिया। प्रिया ने कहा, ओके मिस्टर डेमेलो, आप बेशक मुझे पहचानते होंगे, लेकिन आपको ये कैसे पता चला कि मैं यहाँ कौन सी किताब ढूंढने आई हूँ? प्रिया की इस बात पर डेमेलो ने अचानक एक ठहाका लगाया और फिर उसकी आंखों में देखते हुए कहा, वो किताब तुम्हारी मंजिल नहीं है प्रिंसेस, तुम्हें तो किसी और चीज की तलाश है। वो चीज तो तुमसे हाल ही में खो गई है, लेकिन तुम्हारा दिल उसे मानने को तैयार नहीं है, जिसे तुम बहुत ही शिद्दत से याद करती हो। इसके बाद डेमेलो अचानक एकदम से खामोश हो गया। फिर प्रिया के कान में फुसफुसाते हुए बोला, और जब तक उस चीज को तुम याद करती रहोगी तब तक वो चीज हमेशा जिंदा रहेगी। प्रिया को कुछ भी समझ में नहीं आया, लेकिन अभी वो कुछ कह पाती इससे पहले किसी के कदमों की आहट सुनाई दी, जिसे सुनकर डेमेलो बुरी तरह से इरिटेट होते हुए कहता है, वो पूरा कूसट लाइब्रेरियन इधर ही आ रहा है, मैं चलता हूँ, गुड बाय प्रिंसेस। इसी के साथ डेमेलो उन बड़ी बड़ी बुक शेल्फ्स की आड़ में छुपता छुपाता एक दूसरे गलियारे की तरफ चल दिया। प्रिया ने फौरन आगे बढ़कर उसे रोकना चाहा, लेकिन उससे पहले ही वो बूढ़ा लाइब्रेरियन प्रिया को रोकते हुए बोला, मिस, मैंने आपसे कहा था ना यहाँ पर शोर मचाना मना है, चलिए आप, वैसे भी अब लाइब्रेरी बंद होने का वक्त हो चुका है, प्लीज लीव। अब ना चाहते हुए भी बहुत ही बेबसी के साथ प्रिया को उस लाइब्रेरी से बाहर आना पड़ा, लेकिन प्रिया के दिमाग में एक के बाद एक बहुत सारे सवाल उठ रहे थे। कौन था ये डेमेलो? कहाँ से आया था? कहाँ चला गया? बल्कि वो तो लाइब्रेरी में इस तरह से खड़ा हुआ था जैसे वहां पर प्रिया के आने का इंतजार कर रहा हो। क्या वो डैड और उस किताब के बारे में कुछ जानता था? हाँ, जरूर जानता होगा, लेकिन फिर उसने प्रिया को किताब की जगह किसी दूसरी चीज को तलाश करने की बात क्यों कही? किस चीज को याद करने को कह रहा था वो? इन्हीं सब ख्यालों में उलझी हुई प्रिया लाइब्रेरी से थोड़ा दूर पार्क की हुई अपनी गाड़ी की तरफ आ गई। अचानक वो चौंक उठी। उसने गौर किया कि अंधेरा हो चुका है और अब ये इलाका बहुत सुनसान नजर आ रहा है। लाइब्रेरी भी अब बंद हो चुकी थी और अब प्रिया के अलावा दूसरा कोई भी शख्स वहां नजर नहीं आ रहा था। तभी प्रिया की नजर दूर उस ग्रेवयार्ड की तरफ चली गई। पता नहीं प्रिया को क्या हुआ, वो मानो किसी जादू के जोर से आगे बढ़ती हुई उस ग्रेवयार्ड के बहुत नजदीक आकर खड़ी हो गई। यहाँ बहुत ही घना अंधेरा और बहुत ही भयानक सन्नाटा छाया हुआ था। तभी प्रिया को डेमेलो की वही फुसफुसाहट भरी बात फिर से याद आई, जब तक उस चीज को तुम याद करते रहोगी तब तक वो चीज हमेशा जिंदा रहेगी। आखिर कौन सी चीज की बात कर रहा था डेमेलो जिसे मुझे हमेशा याद रखना है? प्रिया इसके बारे में अभी सोच ही रही थी कि अचानक उसके दिमाग में जैसे कुछ फ्लैश हुआ। प्रिया ने अपनी आंखें बंद करके खुद से ही कहा, आदित्य। हाँ, आदित्य तो मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, उसे ही तो खो दिया मैंने और उसे ही तो मैं इतनी शिद्दत से याद करती हूँ। तभी प्रिया ने कुछ महसूस किया, एक खुशबू जो उसके चारों तरफ जैसे लिपट गई थी, वो इसे फौरन पहचान गई। आदित्य का फेवरेट परफ्यूम। अपनी आंखों को बंद किए हुए प्रिया ने खुद से कहा, यस आई कैन स्मेल इट। जब आदित्य मुझे अपनी बाहों में लेता था तो यही खुशबू ठीक उसी तरह मेरे चारों तरफ लिपट जाया करती थी। यस आई कैन फील हिम। आदित्य मेरे पास ही है, बहुत नजदीक। और इसी के साथ प्रिया ने साफ साफ सुना, किसी ने उसका नाम लेकर विस्पर किया था, प्रिया। प्रिया इस आवाज को पहचानती थी, आदित्य की आवाज। उसने फौरन अपनी आंखें खोल दी। उसके सामने बहुत तेज रोशनी थी, हर तरफ बस उजाला ही उजाला। ऐसी डिवाइन रोशनी उसने आज से पहले कभी नहीं देखी थी और रोशनी के अलावा दूर दूर तक कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। और ये रोशनी आ कहां से रही थी, इसका कोई सोर्स भी दिखाई नहीं दे रहा था। कौन सी जगह है ये? प्रिया अभी ये सोच ही रही थी कि उसे फिर से वही विस्पर सुनाई दिया, प्रिया। उसने फौरन पीछे मुड़कर देखा और प्रिया का दिल बस थक से रह गया। वहां आदित्य खड़ा हुआ था, उस डिवाइन रोशनी में नहाया हुआ आदित्य प्रिया की तरफ देखकर अपने उसी अंदाज में मुस्कुरा रहा था। ऐसे क्या देख रही हो प्रिया? आदित्य ने कहा, मैं ही तो हूं, तुम्हारा आदि। प्रिया को अभी भी अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। वो हैरानी से अपनी आंखें फाड़ फाड़ कर देख रही थी। तभी आदित्य ने अपना हाथ आगे बढ़ाया, प्रिया के चेहरे पर आ रही बालों की एक लट को छूते हुए कहा, मुझे याद रखने का शुक्रिया प्रिया।
ओह आदि। प्रिया खुद को रोक नहीं पाई और आदित्य के सीने से लग गई। आदित्य ने फौरन उसे अपनी बाहों में भर लिया। ओह आदि, मेरे आदि। प्रिया की आंखों में से आंसू बहे जा रहे थे। क्यों तुम मुझे ऐसे छोड़कर चले गए आदि? क्या तुम्हें मुझ पर जरा भी दया नहीं आई? तुमने क्या एक पल के लिए भी नहीं सोचा कि तुम्हारी प्रिया पर अब क्या गुजरेगी? अपने आदि के बिना वो कैसे जिएगी? आदित्य ने बहुत ही धीमे और लहजे में कहा, मुझे माफ कर दो प्रिया, मैंने बहुत कोशिश की थी लेकिन शायद हमारी किस्मत में बस यही लिखा था। इसके बाद वो प्रिया के गालों पर बहते आंसुओं को पोंछते हुए बोला, लेकिन तुम चिंता मत करो प्रिया, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। प्रिया अब आदित्य को पागलों की तरह चूमते हुए बोली, आदि, मैं तुम्हारे बिना एक पल भी नहीं रह सकती, चलो मेरे साथ आदि, वापस चलो आदि। आदित्य ने प्रिया के होंठों पर अपने होंठ रखते हुए कहा, एक दिन मैं तुम्हारे साथ जरूर चलूंगा प्रिया, लेकिन अभी मेरा यहाँ से लौटना नामुमकिन है। बट वाई आदि? प्रिया ने हैरानी से पूछा, तुम क्यों नहीं चल सकते यहाँ से? आखिर कौन सी जगह है ये? आदित्य ने मुस्कुराते हुए कहा, ये रोशनी की दुनिया है प्रिया, यहाँ बस रोशनी ही रोशनी है। यहाँ की हर एक चीज डिवाइन रोशनी से जगमगाती है। ये बहुत खूबसूरत दुनिया है प्रिया, सो ब्यूटीफुल एंड वेरी पीसफुल। तो क्या तुम अपनी प्रिया के लिए ये दुनिया नहीं छोड़ सकते? प्रिया ने थोड़ी नाराजगी दिखाते हुए कहा, धनो की मैं भी तुम्हारे साथ यहीं रहूंगी आदि, क्योंकि अब मैं तुम्हें दोबारा नहीं खोना चाहती। अरे नहीं पगली। आदित्य ने फौरन प्रिया के होंठों पर अपनी उंगली रखते हुए कहा, ऐसा नहीं कहते, ऑलवेज विश कि तुम्हें यहाँ कभी ना आना पड़े। तभी अचानक आदित्य रुक गया। प्रिया ने थोड़ी हैरानी से उसे देखते हुए पूछा, व्हाट हैपेंड आदि? लेकिन आदित्य ने कोई जवाब नहीं दिया, बल्कि उसकी आंखों में अचानक एक डर नजर आने लगा। और इससे पहले कि प्रिया कुछ समझ पाती, वो जगह जो पूरी तरह से रोशनी में डूबी हुई थी वो अचानक से धीरे धीरे अंधेरे में ढलने लगी। आदि, ये क्या हो रहा है? घबराई हुई प्रिया ने आदि से पूछा, लेकिन अब वहां बहुत ही तेजी से अंधेरा फैलने लगा था और ठीक उसी वक्त प्रिया को ऐसा लगा जैसे किसी ने उसके बालों को कसकर पकड़ लिया हो। आदि! प्रिया दहशत के मारे चिल्ला उठी, मुझे बचाओ आदि! लेकिन अब वहां आदित्य नहीं था। तो सारी रोशनी एक झटके के साथ बुझ चुकी थी और एक झटके के साथ ही किसी ने प्रिया को उसके बालों से पकड़कर अपनी तरफ खींच लिया। छटपटाती हुई प्रिया उस गहरे अंधेरे में दूर जाकर गिरी। उसने फौरन पलटकर देखा तो उसके रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि उसके सामने वही बच्चा खड़ा हुआ था जिसे प्रिया ने जन्म दिया था। बच्चे की आंखें किसी अंगारे की तरह सुलग रही थी। वो किसी जानवर की तरह हुर्राते हुए बोला, तू मुझे वहां हॉस्पिटल में बेसहारा छोड़कर चली गई थी ना, लेकिन मैं तेरा पीछा कभी नहीं छोड़ूंगा। इतना कहने के साथ ही वो प्रिया पर झपट पड़ा और चिल्लाते हुए बोला, बोल माँ, कौन है मेरा बाप, बोल। लेकिन प्रिया इस डरावने नजारे को देखकर कब की बेहोश हो चुकी थी। प्रिया को जब होश आया तो वो अपने घर में थी। माँ, नीना और उसकी फ्रेंड पायल उसके बेड को घेर कर खड़े हुए थे। सभी बहुत परेशान नजर आ रहे थे। प्रिया ने करहाते हुए कहा, मॉम, क्या हुआ मुझे? लेकिन माँ के जवाब देने से पहले ही एक आवाज प्रिया को सुनाई दी, आप बेहोशी की हालत में वहां सड़क पर पड़ी हुई थी मिस प्रिया। प्रिया ने चौंक कर देखा, सामने एक पुलिस इंस्पेक्टर खड़ा हुआ था। इंस्पेक्टर ने मुस्कुराते हुए कहा, मेरा नाम इंस्पेक्टर कश्यप है मिस प्रिया, कल रात हमारी पुलिस पेट्रोलिंग टीम ने आपको ग्रेवयार्ड के पास बेहोश पड़े देखा। इंस्पेक्टर कश्यप की बात सुनकर प्रिया को फौरन वो मंजर याद आ गया। वो खंडरनुमा लाइब्रेरी, मिस्टर डेमेलो नाम का वो अजीबोगरीब शख्स, आदित्य से वो रहस्यमय मुलाकात और फिर वही बच्चा। ये सब याद करके प्रिया एकदम से सिहर उठी। इंस्पेक्टर कश्यप ने कहा, रिलैक्स मिस प्रिया, आप अब बिल्कुल ठीक है, लेकिन मैं आपसे कुछ सवाल करना चाहूंगा। प्रिया ने हाँ में अपना सिर हिलाया तो इंस्पेक्टर ने उससे पूछा, आप वहाँ ग्रेवयार्ड की तरफ क्या करने गई थी? और फिर वहाँ ऐसा आपके साथ क्या हुआ कि आप यूं बेहोश हो गई? क्या किसी ने आपके साथ कोई ऐसी वैसी हरकत करने की कोशिश तो नहीं की? प्रिया ने फौरन जवाब दिया, नो इंस्पेक्टर, मेरे साथ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, बस मैं थोड़ी मेंटली डिस्टर्ब फील कर रही थी तो वहाँ पुरानी लाइब्रेरी चली गई थी। लौटते वक्त थोड़ी कमजोरी महसूस हुई तो शायद चक्कर आ गया, बस इतना ही याद है मुझे। इस पर इंस्पेक्टर ने गौर से प्रिया की तरफ देखा, फिर बोला, वैसे मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि मिस प्रिया, आदित्य के मर्डर केस को मैं ही इन्वेस्टिगेट कर रहा हूँ और हमें कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लूज मिले हैं, इनफैक्ट कुछ बहुत ही अजीब सी चीजें। इसी के साथ इंस्पेक्टर ने एक बैग प्रिया की तरफ बढ़ाते हुए कहा, बहुत ही हैरानी की बात है मिस प्रिया कि इस बैग में जितनी भी चीजें हैं वे हमें शहर के अलग अलग हिस्सों में लावारिस हालत में पड़ी मिली। अब पूरी कहानी तो मैं आपको फिर कभी फुर्सत में बताऊंगा, लेकिन पहले आप मुझे ये बताइए कि क्या ये चीजें आपसे या आदित्य से बिलोंग करती हैं? इंस्पेक्टर की बात पूरी होने से पहले ही प्रिया ने फौरन वो बैग उसके हाथ से ले लिया और उसे खोलकर देखा। बैग में जो कुछ भी था उसे देखकर प्रिया पूरी तरह से शॉक हो गई। सचमुच ही वे सारी चीजें प्रिया और आदित्य से ताल्लुक रखती थी। समय समय पर प्रिया और आदित्य ने एक दूसरे को जो गिफ्ट्स दी थी वो सब इस बैग में मौजूद थी। आदित्य की वो जैकेट भी थी जो प्रिया ने उसे पिछले बर्थडे पर गिफ्ट की थी। प्रिया को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था, वो फटी फटी आंखों से ये सब देख रही थी। इंस्पेक्टर कश्यप ने कहा, जिस तरह आप हैरान हो रही हैं मिस प्रिया, ठीक वैसे ही पुलिस भी बुरी तरह से हैरान है कि आखिर ऐसा कौन करेगा, कौन है वो शख्स जो आपकी और आदित्य की इन चीजों को इस तरह से डंप कर रहा है और क्यों? इंस्पेक्टर की सवालिया नजरों का प्रिया के पास कोई जवाब नहीं था। उसकी समझ में भी कुछ नहीं आ रहा था और उसे जिस बात ने सबसे ज्यादा हैरान किया था वो ये थी कि आदित्य ने जो भी गिफ्ट प्रिया को दी थी वे सब प्रिया ने बहुत ही केयरफुली अपनी वार्डरोब में रखा था। तो फिर वहां से यूं गायब होकर शहर के अलग अलग हिस्सों में ऐसे लावारिस हालत में कैसे पड़ी मिली? किसने प्रिया की वार्डरोब में से इन्हें चुराया होगा? इंस्पेक्टर कश्यप ने आगे कहा,
पहली नजर में तो ऐसा लगता है मिस प्रिया कि आपके और आदित्य के बीच कोई तीसरा शख्स भी था, कोई ऐसा शख्स जो नहीं चाहता था कि आपकी और आदित्य की शादी हो या आपके और आदित्य के बीच किसी भी तरह का कोई रिलेशन बन सके, बी इट फिजिकली और इमोशनली। और पुलिस को शक है कि उसी शख्स ने आदित्य का मर्डर किया है और उसी ने आपके और आदित्य की इन चीज़ों को डंप करने की कोशिश की है। इससे तो लगता है कि मानो वो शख्स आदित्य का पूरा वजूद ही मिटा देना चाहता था। इंस्पेक्टर की बातें सुनकर नीना, पायल और माँ बहुत ही हैरान थी, जबकि प्रिया अंदर ही अंदर बहुत डर गई थी। इसके बाद इंस्पेक्टर कश्यप ने अपनी जगह से उठते हुए कहा, ठीक है मिस प्रिया, अब मैं आपसे और कोई सवाल नहीं पूछूंगा, फिलहाल आप आराम कीजिए। लेकिन हाँ, अब आप दोबारा उस पुराने ग्रेवयार्ड या उस लाइब्रेरी की तरफ अकेले मत जाइएगा। वो जगह रात में नहीं बल्कि दिन में भी बहुत सुनसान रहती है। अक्सर वहाँ कई तरह के क्राइम होते रहते हैं, सो प्लीज़ बी वेरी केयरफुल नेक्स्ट टाइम। इंस्पेक्टर के जाने के बाद माँ ने बहुत ही परेशान होते हुए पूछा, बेटा ये सब क्या हो रहा है हमारे साथ? मेरी तो कुछ समझ नहीं आ रहा। पहले अचानक आदित्य हमें छोड़कर चला गया, फिर आज तेरे साथ ये सब हुआ। हम सब वरिड प्रिया। इस पर प्रिया ने माँ को तसल्ली देते हुए कहा, माँ चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। तुम और नीना जाकर सो जाओ। आई नीड सम रेस्ट एंड मैं पायल से कुछ बात करना चाहती हूँ। माँ और नीना कमरे से बाहर चले गए। पायल ने प्रिया को सवालिया नजरों से देखा तो प्रिया ने एक झटके के साथ कहा, पायल आदित्य जिंदा है। व्हाट? पायल का मुंह हैरानी से खुला का खुला रह गया। यस पायल, प्रिया बहुत ही मजबूती के साथ अपनी बात कहते हुए बोली, मैंने उसे देखा है, उसकी बातों को सुना है, उसे छुआ है, उसे महसूस किया है, उसे किस किया है पायल, और उसके साथ टाइम स्पेंड किया है एंड ही इज अलाइव, वो जिंदा है। पायल ने उसे हैरानी के साथ कहा, आर यू मैड? ये क्या बकवास कर रही है यार तू? ये कैसे पॉसिबल है? हमने खुद अपनी आंखों से आदित्य की डेड बॉडी देखी है। ही इज नो मोर। नहीं, पायल की बात को बीच में ही काटकर प्रिया ने कहा, वो अभी भी जिंदा है प्रिया, और मैं सच कह रही हूँ। ये बात मैंने मॉम को इसलिए नहीं बताई क्योंकि उन्हें कभी यकीन नहीं होगा और वो ये सब सुनकर बेकार ही टेंस हो जाएंगी। बट बिलीव मी पायल, मैं सच कह रही हूँ, मैं कल रात सचमुच आदित्य से मिली थी। इसके बाद प्रिया थोड़ा इमोशनल होते हुए बोली, मैं उसे अपने साथ भी लाना चाहती थी पायल, लेकिन उसने मना कर दिया और पता नहीं क्यों मुझे उसकी आंखों में एक अजीब सा डर दिखाई दे रहा था। पायल मुझे लगता है कि आदित्य जरूर बहुत बड़ी डेंजर में है। ये इंस्पेक्टर एकदम सच कह रहा था पायल, कि कोई है जो मेरे और आदित्य के बीच एक दीवार बनकर खड़ा हुआ है। कोई है जो मुझे मेरे आदित्य से मिलने नहीं देना चाहता। उसने आदित्य को अपने चंगुल में फंसा रखा है पायल, और हमें उसकी हेल्प करनी होगी। फिर उसे वापस भी लाना होगा पायल, वरना मैं अपने आदित्य को एक बार फिर से खो दूंगी। इतना कहते कहते प्रिया खुद को रोक नहीं पाई और सिसकने लगी। पायल को अभी भी प्रिया की इन सब बातों पर जरा भी यकीन नहीं था, और होता भी कैसे, ये सब बातें किसी के भी गले नहीं उतरेंगी। लेकिन इस वक्त प्रिया की सिचुएशन को देखकर पायल उसे दिलासा देते हुए बोली, ओके प्रिया, तू चिंता मत कर, एवरीथिंग विल बी फाइन। इसके बाद पायल ने थोड़े कुछ सोचते हुए कहा, मैं तुम्हें कहीं लेकर चलूंगी कल। प्रिया ने पूछा, कहाँ? पायल थोड़े रहस्यमय अंदाज से मुस्कुराते हुए बोली, अभी नहीं बताऊंगी तुझे, लेकिन तेरी प्रॉब्लम का बढ़िया सोल्यूशन है मेरे पास। प्रिया को ऐसे ही हैरानी में छोड़कर पायल वहां से चली गई। प्रिया ने एक बार फिर उस बैग को देखा जो इंस्पेक्टर कश्यप उसे देकर गया था। उनमें रखी हुई चीजें देखकर प्रिया एक बार फिर से इमोशनल हो गई। आदित्य की वो जैकेट निकालकर पागलों की तरह उसे चूमने लगी। ओह मेरे आदि, वापस आ जाओ मेरे आदि। इसके बाद प्रिया उस जैकेट को अपने सीने से लगाए हुए कब गहरी नींद में सो गई उसे पता ही नहीं चला। अगले दिन पायल सुबह सुबह ही प्रिया के घर उसे पिक करने आ गई थी। प्रिया अभी काफी क्यूरियस थी कि पायल आकर उसे कहाँ ले जा रही है, लेकिन उसने उसे कुछ पूछा नहीं। मगर पायल ने कार ड्राइव करते हुए उसे एक सवाल किया, अच्छा प्रिया, वैसे तुम कल उस लाइब्रेरी में क्या करने गई थी? वहां तो शायद ही कोई जाता है। प्रिया ने थोड़े ठंडे लहजे में कहा, एक किताब की तलाश में गई थी वहाँ। एक्चुअली पायल, पता नहीं क्यों मुझे एक किस्म का इंट्यूशन हो रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे डैड और आदित्य के बीच कोई ना कोई कनेक्शन है, और मेरे बेडरूम में जो डैड की फोटो लगी हुई है ना, उसमें उनके हाथ में एक बड़ी सी मिस्टीरियस सी बुक थी, एंड आई थिंक कि वही किताब एक जरिया है आदित्य को पाने का। तभी पायल ने गाड़ी रोक दी। प्रिया ने देखा कि ये पुराना सा बंगला था जहाँ वो इस वक्त खड़े थे। प्रिया ने पायल से पूछा, ये तू मुझे कहाँ ले आई? तभी उसका ध्यान बंगले पर लगी नेम प्लेट पर गया, डॉक्टर सक्सेना साइकियाट्रिस्ट। ये देखते ही प्रिया को फौरन सारी बात समझ में आ गई। वो गुस्से में बोली, व्हाट इज दिस पायल, तुम मुझे डॉक्टर एक साइकियाट्रिस्ट के पास लाई हो? व्हाट डू यू थिंक, मैं पागल हूँ क्या? मेरे दिमाग में कोई गड़बड़ है? हाँ। इसके बाद प्रिया वापस गाड़ी में बैठते हुए बोली, दिस इज टू मच पायल, मैं तुझे अपनी सबसे अच्छी दोस्त समझती थी। मुझे लगता था कि कम से कम तू तो मेरी बातों पर यकीन करेगी, लेकिन तूने भी मुझे नहीं समझा। प्रिया का ये एटीट्यूड देखकर पायल उसे फौरन समझाते हुए बोली, देख प्रिया, मैं तेरी सबसे अच्छी फ्रेंड हूँ और इसीलिए मैं तुझे परेशान नहीं देख सकती यार। मैं जानती हूँ कि आदित्य के चले जाने से जो ट्रॉमा तू झेल रही है ना, उससे तुझे जल्द से जल्द बाहर निकलने का मेरे पास यही एक रास्ता निकला, क्योंकि मैं तुझे फिर से वैसे ही हंसते खेलते देखना चाहती हूँ। कल तू जिस तरह की बातें कर रही थी ना, उसने मुझे बुरी तरह से डरा दिया था प्रिया, और जानती है ये सब मेंटल डिसऑर्डर के सिम्टम्स हैं, तो धीरे धीरे डिल्यूजन का शिकार होती जा रही है, एंड इट मस्ट बी ट्रीटेड राइट नाउ। सो प्लीज यार प्रिया, तू एक बार मेरे साथ कहने पर डॉक्टर अंकल से मिल तो ले। तेरे साथ जो कुछ भी हो रहा है या जो कुछ भी तेरे दिमाग में है, तू बस उन्हें एक बार सब कुछ बता दे यार प्लीज। लेकिन पायल की इन बातों को सुनकर भी प्रिया का गुस्सा कम नहीं हुआ। उसे लग रहा था कि पायल ने उसे ट्रीट किया है, उसकी बातों को समझने का नाटक करके वो उसे किसी साइकियाट्रिस्ट को दिखाने लाई है, जैसे प्रिया की दिमागी हालत ठीक ना हो। जब किसी भी तरह डॉक्टर के पास वो जाने को तैयार नहीं हुई तो पायल ने उसे कहा, मैं तुझे आदि का वास्ता देती हूँ यार प्रिया, जस्ट फॉर हिज सेक, आपने आदित्य की खातिर तो एक बार डॉक्टर से कंसल्ट कर ले। आदित्य के जिक्र ने प्रिया को कमजोर कर दिया। वो ना चाहते हुए भी बहुत ही बेमन से गाड़ी से बाहर आई। इस पुराने बंगले के अंदर घुसते ही सबसे पहले एक सिक्योरिटी गार्ड नजर आया जो पायल को पहले से ही जानता था। उसने कहा,
पायल बिटिया, डॉक्टर साहब तो अंदर अपने स्टडी रूम में है और तुम्हारा ही इंतजार कर रहे हैं। पायल प्रिया को लेकर अंदर चली गई। डॉक्टर सक्सेना थोड़े बुजुर्ग थे। वो एक रिटायर्ड जिंदगी जी रहे थे, लेकिन कभी कभी किसी जान पहचान वाले पेशेंट्स को देख लेते थे, वरना तो उनका सारा वक्त पढ़ने लिखने में ही बीतता था। एक सिक्योरिटी गार्ड और एक केयर टेकर के साथ डॉक्टर सक्सेना इस बड़े से बंगले में अकेले ही रहते थे। इस वक्त भी वो कुछ लिखने में ही बिजी थे। प्रिया और पायल को देखते ही उन्होंने कहा, तो पायल यही है तुम्हारी वो फ्रेंड प्रिया? पायल मुस्कुराते हुए बोली, यस अंकल, और आप इससे बातें कीजिए, मैं लिविंग रूम में वेट करती हूँ। पायल के जाने के बाद प्रिया थोड़ा हिचकिचाते हुए डॉक्टर के सामने बैठ गई। डॉक्टर सक्सेना ने उसे ऊपर से नीचे तक बहुत ही गौर से देखा, फिर थोड़े सीरियस लहजे में बोले, देखो, मुझसे कुछ भी बात छुपाना मत, और ना ही ये सोचना कि मैं तुम्हारी उन बातों पर यकीन नहीं करूंगा या तुम्हारा मजाक उड़ाऊंगा। सो प्लीज वो सब कुछ बताओ जो तुमने एक्सपीरियंस किया है। प्रिया को डॉक्टर की ये बात सुनकर काफी तसल्ली मिली और उसने उन्हें शुरू से लेकर सब कुछ बताना शुरू कर दिया कि किस तरह से आदित्य से उसकी शादी होने वाली थी और किसी तरह से अचानक आदित्य की डेथ हो गई, और फिर किस तरह से वो कल शाम पुरानी लाइब्रेरी गई और जब वहां से वापस लौट रही थी तो किस तरह ग्रेवयार्ड के पास उसकी मुलाकात आदित्य से हुई। प्रिया की ये बात सुनकर डॉक्टर सक्सेना ने इनकार में अपनी गर्दन हिलाते हुए कहा, नो प्रिया, तुम मुझसे अभी भी कुछ छुपा रही हो, मुझे असली बात बताओ। प्रिया को थोड़ी हैरानी हुई कि आखिर डॉक्टर को ये सब कैसे पता कि प्रिया उनसे कुछ छुपा रही है। उसने एक पल के लिए कुछ सोचा और फिर कहा, ओके सर, तो सुनिए, शादी से पहले मैंने और आदित्य ने फिजिकल रिलेशन बनाए थे, यानी हमने सुहाग रात मनाई थी, लेकिन द वेरी नेक्स्ट आदित्य वहां से गायब था और थोड़ी ही देर बाद मुझे पता चला कि आदित्य की डेथ तो एक दिन पहले ही हो चुकी है, यानी कि हमारी सुहाग रात से भी पहले। ये सुनकर डॉक्टर सक्सेना की आंखों में अचानक कुछ अजीब से एक्सप्रेशन उभरने लगे। प्रिया ने आगे कहा, एंड सर, उसके बाद मुझे एक अजीब सी फीलिंग हुई, ऐसा लगा जैसे मैं प्रेग्नेंट हूँ, और एक ही दिन में 9 मंथ की प्रेगनेंसी को एकदम साफ साफ महसूस किया। और यही नहीं, मुझे लगता है कि मैंने एक बच्चे को जन्म भी दिया है, एंड ही इज द डीमन, वो एक शैतान है। मैंने उसे पैदा होते ही एक 6-7 साल के बच्चे में बदलते हुए देखा है सर। ये कहते कहते अचानक प्रिया रुक गई। उसने देखा कि डॉक्टर सक्सेना लगातार प्रिया की आंखों में देख रहे हैं, लेकिन उनके हाथ लगातार अपने सामने रखे एक राइटिंग पैड पर चल रहे थे। वो जल्दी जल्दी बहुत ही आड़ी तिरछी लाइंस उस पैड पर ड्रॉ करते जा रहे थे। प्रिया ने धीरे से उन्हें पुकारा, सर। डॉक्टर सक्सेना ने फौरन प्रिया को अपना राइटिंग पैड दिखाते हुए कहा, सी है प्रिया, क्या तुमने इस निशान को कहीं देखा है? प्रिया ने देखा और उसके रोंगटे खड़े हो गए। डॉक्टर सक्सेना ने अपने राइटिंग पैड पर वही तिकोना निशान बनाकर रखा था। अचानक डॉक्टर सक्सेना लड़खड़ाती हुई आवाज में बोले, प्रिया, आई एम नॉट फीलिंग वेल, तुम कल फिर मेरे पास आना, अभी जाओ यहाँ से। प्रिया कुछ समझ पाती उससे पहले ही डॉक्टर सक्सेना अपनी कुर्सी से उठकर खड़े हो गए। उनका जिस्म देखते ही पसीने से लथपथ हो चुका था। प्रिया बुरी तरह से डर गई और ठीक उसी वक्त उसने महसूस किया कि जैसे इस कमरे का टेम्परेचर तेजी से कम होता जा रहा था। डॉक्टर ने बुरी तरह लड़खड़ाते हुए कहा, यहाँ से जाओ प्रिया, जस्ट गो होम राइट नाउ, जितनी जल्दी हो सके, सेव योर प्रीशियस मेमोरीज, जाओ। फिर अचानक डॉक्टर ने अपने राइटिंग पैड का वो पेज फाड़कर प्रिया की तरफ फेंकते हुए कहा, फाइंड दिस। और इसी के साथ डॉक्टर सक्सेना वहीं फर्श पर धड़ाम से गिर पड़ी। प्रिया के मुंह से एक तेज चीख निकल गई, जिसे बाहर लिविंग रूम में बैठी पायल ने तेजी से सुना। वो दौड़ती हुई अंदर आई। ये चीख सिक्योरिटी गार्ड और डॉक्टर साहब के केयरटेकर ने भी सुनी थी। वो दोनों भी तेजी से अंदर भागे। पायल डॉक्टर सक्सेना की हालत देखकर चिल्ला उठी, ओह माय गॉड, जल्दी हॉस्पिटल फोन करो, एम्बुलेंस बुलाओ। केयरटेकर फौरन हॉस्पिटल फोन करने लगा। प्रिया ने घबराते हुए कहा, मुझे नहीं पता, अचानक सर को क्या हो गया, आई डोंट नो। ओह पायल, टेक मी होम नाउ, आई एम नॉट फीलिंग वेल। इसी के साथ प्रिया लड़खड़ाकर गिरने ही वाली थी कि सिक्योरिटी गार्ड ने उसे संभालते हुए पायल से कहा, बेटी तुम लोग जाओ यहाँ से, डॉक्टर साहब को हम संभाल लेंगे। दोनों का मन नहीं माना ऐसे जाने को। पायल और प्रिया अंकल को सिक्योरिटी गार्ड के साथ हॉस्पिटल लेकर गए। उन्हें वहां पहुंचाकर दोनों वहां से निकल गए। पूरे रास्ते प्रिया एकदम गुमसुम सी बैठी रही। डॉक्टर सक्सेना का दिया हुआ वो कागज अभी भी उसने अपने हाथ में बहुत ही कसकर पकड़ कर रखा था। पायल ने कहा, रिलैक्स यार प्रिया, डॉक्टर अंकल को कुछ नहीं होगा, इनफैक्ट वो ऑलरेडी बीपी के पेशेंट है, तो बस एक माइल्ड अटैक आया होगा, तो इसके बारे में ज्यादा मत सोच। प्रिया ने बहुत ही ठंडे लहजे में कहा, नहीं पायल, ये जो कुछ भी हो रहा है ना, इसे तू नहीं समझेगी, लेकिन हाँ, शायद डॉक्टर सक्सेना मेरी उन बातों को बहुत ही अच्छी तरह से समझ गए थे और वो मुझसे कुछ कहना चाहते थे। एक बार अंकल की तबीयत ठीक हो जाए फिर मुझे दोबारा उनसे मिलना है, थैंक यू मुझे उनसे मिलवाने के लिए। इतना कहने के साथ ही प्रिया ने वो कागज पायल को दिखाना चाहा। तभी पायल का फोन बजने लगा। गाड़ी ड्राइव करते हुए पायल ने बड़ी सावधानी से फोन रिसीव किया, लेकिन दूसरी तरफ से जो कहा गया उसे सुनकर पायल के होश उड़ गए। कॉल डिस्कनेक्ट करते हुए उसने प्रिया से कहा, केयरटेकर का फोन था, डॉक्टर सक्सेना इज नो मोर। पायल की ये बात सुनते ही प्रिया बुरी तरह से शॉक्ड हो गई। फिर उसे डॉक्टर सक्सेना की बात याद आई, गो होम राइट नाउ प्रिया, सेव योर मेमोरीज। प्रिया के दिमाग में एक तेज धमाका सा हुआ। उसने पायल से कहा, स्पीड बढ़ा, मुझे घर जाना है जल्द से जल्द। प्रिया जब घर पहुंची तो वहां न माँ थी और ना ही नीना। शाम हो चुकी थी तो माँ इवनिंग वॉक के लिए चली जाती थी और नीना अपनी फ्रेंड्स के साथ कहीं बाहर हो गई थी। प्रिया बहुत ही खामोशी से घर में एंटर हुई। सबसे पहले उसने किचन में जाकर पानी पिया। फिर वो बहुत ही थके थके से कदमों से अपने बेडरूम की तरफ जाने लगी। पूरे घर में इस वक्त गहरी खामोशी छाई हुई थी। प्रिया ने अपने बेडरूम का दरवाजा खोला और जो कुछ उसने देखा उसे देखकर जैसे उसके दिलो दिमाग पर कोई बिजली से गिर गई। बेडरूम के बीचों बीच वही बच्चा खड़ा हुआ था। फर्श पर वही बैग पड़ा हुआ था जिसे आज इंस्पेक्टर कश्यप ने प्रिया को दिया था। उस बच्चे के हाथ में आदित्य की वही जैकेट थी और दूसरे हाथ में लाइटर। ये लाइटर भी प्रिया ने कभी आदित्य को गिफ्ट किया था। बच्चे के होठों पर बहुत ही शैतानी मुस्कुराहट थी जो प्रिया को देखते ही और भी गहरी हो गई और फिर उसने देखते ही देखते आदित्य की जैकेट में आग लगा दी।
प्रिया तो मानो एकदम पत्थर के बुत की तरह अपनी जगह पर खड़ी रह गई थी। इस बार तो उसके मुंह से कोई चीख भी नहीं निकल सकी। वो बस फटी हुई आंखों से उस बच्चे की और आदित्य की जलती हुई जैकेट देख रही थी। इसके बाद उस बच्चे ने एक एक करके उस बैग में रखी तमाम चीजों को बाहर निकाला और उस जलती हुई जैकेट के ऊपर डालने लगा। और ऐसा करते वक्त उसकी आंखों में वही शैतानी चमक थी। प्रिया के कानों में अभी भी डॉक्टर सक्सेना के कहे हुए शब्द गूंज रहे थे, सेव योर मेमोरीज। यानी डॉक्टर सक्सेना को पता चल गया था कि क्या होने वाला है। यानी वो ऑलरेडी सब कुछ जानते थे, लेकिन कैसे? आदित्य से जुड़ी उन यादों को यूं इस तरह जलते देखकर प्रिया की आंखों में से आंसू बहने लगे। वो खुद तो संभाल नहीं पाई और लड़खड़ा कर अपने घुटनों पर गिर गई। फिर दोनों हाथों में अपना चेहरा छुपाकर सिसकने लगी। तभी वो बच्चा बड़ी ही मासूमियत से प्रिया के आंसू पोंछते हुए बोला, रो मत माँ, देख मैंने सब जला डाला है, अब तेरे और मेरे बीच में कोई नहीं आ सकता माँ। बच्चे की इस हरकत पर प्रिया एकदम से बिफर गई और उसे दूर धकेलते हुए बोली, दूर रह मुझसे, मैं तेरी माँ नहीं हूँ, तू है मेरी माँ। अचानक उस बच्चे के मुंह से वही जानवरों वाली गुर्राहट निकली, और मैं अपने हिस्से की ममता तुझसे लेकर रहूंगा। इसके बाद उस बच्चे ने अपना हाथ प्रिया की गर्दन की तरफ बढ़ाया। प्रिया पूरी तरह सहम उठी, क्योंकि वो हाथ किसी बच्चे के लिए नहीं बल्कि किसी खूंखार जानवर के थे। बड़े बड़े पंजे और बहुत ही पैनीदार नाखून। सुन माँ, बच्चा गुर्राया, अगर दोबारा तूने उस आदित्य को याद करने की जरा भी कोशिश की और तू उसे मिलने उस रोशनी की दुनिया में दोबारा गई तो याद रख, मैं वहां भी आ जाऊंगा और तेरे आदित्य का बचा कुचा सारा वजूद मिटा डालूंगा। इसी के साथ वो प्रिया से लिपट गया और उसके कान में फुसफुसाते हुए बोला, तू बस मेरी है माँ, इसके अलावा तू कुछ भी नहीं है। प्रिया खुद को बहुत ही हेल्पलेस, बहुत ही लाचार महसूस कर रही थी। वो चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रही थी, सिवाय इसके कि आदित्य की उन निशानियों को जलते हुए देखती रहे और खुद से लिपटे बच्चे को वो बर्दाश्त करती रहे। वो अपने होशो हवास खो बैठी थी। यानी अब इसमें शक की कोई गुंजाइश नहीं थी कि प्रिया के साथ जो कुछ भी हुआ था वो सब सच था। ये कोई डिल्यूजन नहीं था। प्रिया का एक ही दिन में 9 मंथ प्रेग्नेंट होना, फिर इस शैतान बच्चे को जन्म देना, ये सब कुछ हकीकत में हुआ था। पता नहीं प्रिया कितनी देर तक ऐसे ही अपने घुटनों के बल बैठी अपनी और आदित्य की उन यादों को जलकर राख होते देखती रही, और पता नहीं कितनी ही देर तक वो बच्चा प्रिया से लिपटा रहा। प्रिया को होश तब आया जब माँ ने उसे झिंझोड़ा, बेटा ये सब क्या है? माँ हैरान थी, क्योंकि प्रिया के बेडरूम में राख ही राख बिखरी हुई थी। प्रिया को एक तेज झटका लगा। उसने घबरा कर इधर उधर देखा, वो बच्चा वहां नहीं था। ये तूने क्या किया प्रिया? माँ ने फटी हुई आंखों से उसे देखते हुए पूछा, तूने अपनी और आदित्य की इन सब चीजों को क्यों जला डाला? अब प्रिया शॉक्ड थी। वो माँ से क्या कहे, कैसे उसे समझाए कि ये सब उसने नहीं बल्कि एक हैवान ने किया है, जो एक परछाई की तरह, एक भयानक साए की तरह उसकी जिंदगी में दाखिल हो चुका है। क्या वो माँ को सब कुछ सच सच बता दे, अपनी उस सुहागरात के बारे में जो उसने आदित्य के साथ नहीं बल्कि एक शैतान के साथ मनाई, और अपने प्रेग्नेंट होने के बारे में, और उस शैतान के बच्चे के बारे में जिसे प्रिया ने अपनी कोख से जन्म दिया है? लेकिन नहीं, प्रिया अचानक से हार उठी, क्योंकि उसे अभी भी उसी ठंडेपन का एहसास हो रहा था। किसी की बर्फीली सांसें उसकी गर्दन से अभी भी टकरा रही थी। यानी वो बच्चा अभी भी यही है, वो बस दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन वो है, और वो प्रिया पर बराबर नजर रखे हुए था। माँ बहुत ही बरिड लग रही थी। बोलो ना बेटा, ये सब क्या किया तुमने? प्रिया ने फौरन अपने सर को एक तेज झटका देते हुए कहा, वो मैं अब आदित्य और अपनी किसी भी मेमोरी को और बर्दाश्त नहीं कर सकती माँ। मुझे यादें हॉन्ट करती हैं, तो मैंने जला डाला सब कुछ। अब आदित्य और मेरे बीच जो कुछ था वो सब राख बन चुका है। इसके बाद प्रिया जबरदस्ती मुस्कुराने की कोशिश करते हुए बोली, मैं काफी रिलैक्स हूँ माँ, खुद को एकदम नॉर्मल महसूस कर रही हूँ। बहुत हो गया आदित्य को लेकर ये सब रोना धोना, अब मैं अपनी जिंदगी की नई शुरुआत करना चाहती हूँ। माँ यूं तो अब भी बहुत हैरान थी, उसे प्रिया की इन बातों पर यकीन नहीं हो पा रहा था। आदित्य को दिलो जान से प्यार करने वाली प्रिया उसकी निशानियों को यूं खत्म कर डालेगी, लेकिन माँ के लिए सबसे इंपॉर्टेंट था कि प्रिया खुश थी, और प्रिया इस वक्त खुश नजर आ रही थी। माँ ने उसे गले लगाते हुए कहा, आई कैन अंडरस्टैंड बेटा, ये सब करना तेरे लिए कितना मुश्किल रहा होगा, बट जो चीज तुझे खुश रख सकती है बस वही सही है प्रिया। डू एज यू वांट टू डू। मैं तेरे हर डिसीजन में तेरे साथ हूँ। जैसे ही माँ ने प्रिया को गले लगाया, वैसे ही प्रिया का मन किया कि वो फूट फूट कर रोने लगे, लेकिन उसने फौरन खुद पर कंट्रोल किया और फिर मुस्कुराने की कोशिश करने लगी। और उसी वक्त प्रिया ने महसूस किया कि अभी जो बर्फीला ठंडापन उसके इर्द गिर्द था वो धीरे धीरे दूर होता जा रहा था। यानी वो बच्चा अब वहां से जा रहा था। शायद उसे भी प्रिया पर अब यकीन हो गया था कि प्रिया अब दोबारा आदित्य को याद करने की कोशिश नहीं करेगी, और उस रोशनी की दुनिया के आसपास तो कभी नहीं जाएगी। उस रात प्रिया की आंखों में नींद का नामो निशान नहीं था। एक सवाल रह रहकर उसके दिमाग में शोर मचा रहा था, आखिर डॉक्टर सक्सेना का इन सब बातों से क्या कनेक्शन है? ये सोचते हुए उसके मन में एक और सवाल आया, क्या डॉक्टर सक्सेना को सच में कार्डियक अटैक आ रहा था? क्योंकि प्रिया ने जैसे ही उन्हें उस शैतान और बच्चे के बारे में बताया था, वो एकदम से एबनॉर्मल हो गए थे। यानी उन्हें ऑलरेडी सब कुछ पता था, वो जानते थे उस शैतान को और इस बच्चे को। तो अब ये क्लियर है कि डॉक्टर सक्सेना को कोई कार्डियक अरेस्ट नहीं हुआ था। इसी के साथ एक पहेली और भी थी जो अनसुलझी थी। वो तिकोना निशान जो डॉक्टर सक्सेना ने अपने राइटिंग पैड पर बनाकर प्रिया को दिखाया था, वैसा ही निशान उस शैतान के पास देखा था प्रिया ने, और वही त्रिकोण इस बच्चे के जिस्म पर भी है। लेकिन ये निशान उस किताब पर क्यों है जो उसके डैड से बिलोंग करती है? तो क्या डैड भी इन सब चीजों के बारे में जानते थे? और क्या डॉक्टर सक्सेना और डैड के बीच कोई कनेक्शन है? लेकिन प्रिया ने तो कभी अपने डैड से डॉक्टर सक्सेना का जिक्र नहीं सुना था।
डैड और डॉक्टर सक्सेना में एक चीज तो कॉमन थी, प्रिया ने अपने आप से कहा, और वो चीज थी वो तिकोना निशान। और जिस तरह से डैड की उस रहस्यमय किताब पर वो निशान बना हुआ था, उससे लगता है कि डैड उस पर कोई रिसर्च कर रहे थे। इसी के साथ प्रिया की नजर एक बार फिर से अपने डैड की उस तस्वीर पर गई। उसे लगा जैसे डैड उसी को देखकर मुस्कुरा रहे हैं। प्रिया मन में डैड को याद करने लगी। डैड की लाइफ हमेशा से थोड़ी सी मिस्टीरियस रही है। वो मॉम को कभी अपने बारे में ज्यादा नहीं बताते थे और उनकी डेथ भी तो एक मिस्ट्री ही थी। अभी तक कोई नहीं जान पाया कि डैड के साथ अचानक क्या हुआ था कि वो यूं हमें छोड़कर चले गए थे। तभी प्रिया को एक झटका लगा। वो मन ही मन सोचने लगी, कहीं ऐसा तो नहीं कि जो कुछ डॉक्टर सक्सेना के साथ हुआ था ठीक वही सब डैड के साथ भी हुआ हो। जैसे मरने के पहले डॉक्टर सक्सेना मुझसे कुछ कहना चाहते थे, वैसे डैड भी कुछ कहना चाहते हो। वैसे भी मैं जब भी डैड को देखती थी तो ऐसा लगता था कि जैसे उनके मन में कोई बात है जो लाख कोशिश करने के बाद भी उनकी जुबान पर नहीं आ रही। लेकिन डैड अक्सर इशारों इशारों में कुछ कहने की कोशिश करते थे। अपने डैड को याद करते करते प्रिया को अचानक अपने बचपन की बात याद आने लगी। डैड मेरे और नीना के साथ एक गेम खेलते थे, तो जब भी हमारे लिए कोई गिफ्ट लाते थे तो उसे कहीं छुपा दिया करते थे, लेकिन बहुत से क्लूज छोड़ दिया करते थे। जैसे कहीं कागज की स्लिप पर कोई रिडल लिखकर छोड़ देते थे, तो कभी कोई अजीब सा मैप बनाते थे और मैं हर बार डैड के उन क्लूज को एकदम सही सही डिकोड कर लेती थी और उस गिफ्ट को हासिल कर लेती थी। जी सोचते सोचते प्रिया के दिमाग में अचानक एक धमाका हुआ। प्रिया ने खुद से कहा, ओह माय गॉड, डैड की तस्वीर कब से मेरे रूम में है, लेकिन कल पहली बार मैंने इसे इतने गौर से देखा। इसमें जो किताब है उस पर बना त्रिकोण निशान मुझे कल नजर आया। ये शायद कोई क्लू था जिसे अनजाने में ही डिकोड करते करते मैं उस लाइब्रेरी तक पहुंची थी जहां मुझे डिमेलो मिला था, और फिर मेरी मुलाकात आदित्य यानी मेरी सबसे प्रीशियस गिफ्ट। यानी डैड मेरे लिए कुछ क्लूज छोड़कर गए हैं ताकि मैं अपना सबसे कीमती तोहफा अपने आदित्य को फिर से हासिल कर सकूं। यानी डैड को ऑलरेडी सब कुछ पता था कि मेरे साथ क्या क्या होने वाला है, लेकिन डैड आदित्य की मौत, उस शैतान और उसके बच्चे के बारे में पहले से ही अच्छी तरह से जानते हैं। प्रिया बहुत हैरत में थी। उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसने किसी बहुत ही बड़ी रिडल का एक हिस्सा सॉल्व कर लिया था। मुझे कल डिमेलो से मिलना होगा किसी भी कीमत पर, प्रिया ने मन ही मन डिसीजन लेते हुए कहा। मुझे इस राज का पर्दाफाश करना ही होगा। अगले दिन प्रिया मां को कुछ बिना बताए सीधा उस पुरानी लाइब्रेरी की तरफ चली गई। इंस्पेक्टर कश्यप की बात एकदम सही थी। शहर का ये वाला हिस्सा रात में नहीं बल्कि दिन में भी बहुत सुनसान रहता है। दूर दूर तक यहाँ कोई नजर नहीं आ रहा था। थोड़ी दूर पर छोटा सा बाजार था, लेकिन वहां भी तकरीबन सन्नाटा छाया हुआ था। प्रिया को देखकर बहुत ही निराशा हुई कि वो लाइब्रेरी बंद थी। अब मैं उस डिमेलो को कहाँ तलाश करूंगी, ये सोचते हुए प्रिया ने इधर उधर देखा तो उसे वही ग्रेवयार्ड नजर आया। कल इसी जगह पर तो उसकी आदित्य से मुलाकात हुई थी। प्रिया को जैसे ही ये बात याद आई उसे वो बच्चा भी याद आने लगा। इसी के साथ उस बच्चे की वो धमकी भी कि अगर प्रिया ने फिर कभी आदित्य को याद करने या उस तक पहुंचने की कोशिश की तो वो आदित्य के बच्चे कुछ वजूद को भी पूरी तरह से मिटा देगा। प्रिया एकदम से सिहर उठी। कहीं वो बच्चा इस वक्त मेरे आसपास तो नहीं। घबराई हुई प्रिया ने एक बार फिर से अपने आसपास देखते हुए खुद से ही सवाल किया, कहीं ऐसा तो नहीं कि वो इस वक्त भी मुझ पर नजर रखे हुए हो। उस बच्चे के ख्याल से ही प्रिया के पसीने छूटने लगे। उसने तुरंत अपना ध्यान उस ग्रेवयार्ड की तरफ से हटाया और तेज तेज कदमों से बाजार की तरफ चल दी। इस वक्त बाजार में बस 4-5 दुकानें ही खुली थी और बस गिने चुने लोग ही नजर आ रहे थे। प्रिया ने एक दुकान वाले से पूछा, एक्सक्यूज मी, आप मिस्टर डिमेलो को जानते हैं? शॉपकीपर ने बहुत ही हैरानी से प्रिया को देखा, जैसे उसे कुछ भी समझ में नहीं आया हो। प्रिया ने जब अपना सवाल फिर से दोहराया तो उसने कहा, कौन डिमेलो? यहाँ कोई ऐसा आदमी नहीं रहता, लेकिन शायद पीछे वाली बस्ती में रहता। वो दिखने में कैसा है? प्रिया ने कहा, वेल, दिखने में वो थोड़ा अजीब से हैं, पर सर पर लंबे लंबे बाल हैं, बड़ी सी दाढ़ी, पुराना सा गंदा सा ओवरकोट पहनते हैं। लेकिन प्रिया की बात पूरी होने से पहले उसे एक आवाज सुनाई दी, क्या काम है तुम्हें डिमेलो से? प्रिया ने पीछे मुड़कर देखा। एक हट्टा कट्टा पहलवान आदमी टाइप का वहां पर खड़ा हुआ था। प्रिया ने कहा, आई नीड टू सी हिम, मतलब मुझे उनसे मिलना है, एक जरूरी काम है। उस आदमी ने ऊपर से नीचे तक प्रिया को गौर से देखा, फिर धीरे से बोला, चलो मेरे साथ, मैं मिलवाता हूं तुम्हें। उस आदमी ने प्रिया को बाजार की एक गली में आने का इशारा किया। प्रिया एक पल के लिए थोड़ा हेजिटेट हुई, फिर फौरन उस आदमी के साथ चल दी। गली काफी नैरो थी और आगे जाकर बंद हो गई थी। वहां अंधेरा भी बहुत था। वो आदमी रुका, फिर उसने बहुत ही सावधानी से इधर उधर देखा। इसके बाद अचानक उसने एक बड़ा सा चाकू निकाल लिया। ये देखकर प्रिया के होश उड़ गए। चुप, वो आदमी गुर्राया, जरा भी चूंचा की ना तो काट कर इसी गली में फेंक दूंगा, किसी को तेरी लाश का पता भी नहीं चलेगा। मारे दहशत की प्रिया का चेहरा सफेद पड़ गया। आदमी ने प्रिया की गर्दन पर चाकू रखते हुए पूछा, बोल, उस डिमेलो को क्यों तलाश रही है तू? क्या काम है तुझे उससे? बड़ी मुश्किल से हकलाते हुए लहजे में प्रिया ने कहा, वो कल उस पुरानी लाइब्रेरी में मिले थे, उन्होंने मुझे किताब के बारे में। वो आदमी इस बार ऊंची आवाज में बोला, चुप, झूठ बोला ना तो जुबान खींच लूंगा, सच सच बता क्या मामला है। इसी के साथ वो आदमी अपने चाकू को प्रिया की नाजुक गर्दन में थोड़ा और गहरे तक दबाने लगा। प्रिया दर्द से करा उठी। ठीक उसी वक्त ऐसा लगा जैसे उस अंधेरे गली में कोई बिजली सी लगी हो, और अगले ही पल वो आदमी जमीन पर पड़ा तड़प रहा था। उसके सर से बुरी तरह खून निकल रहा था। लेकिन प्रिया ने साफ साफ देखा कि अचानक वहां गली में एक दूसरा शख्स आया था और उसने उस आदमी को बालों से पकड़कर उसका सर दीवार पर दे मारा था। इसके बाद उस शख्स ने प्रिया का हाथ पकड़ते हुए कहा, चलो यहाँ से। प्रिया ने फौरन उसे पहचान लिया, ये डिमेलो था। प्रिया ने हैरानी से पूछा, मिस्टर डिमेलो, कौन था ये आदमी और ये आपके बारे में मुझसे क्यों पूछ रहा था? डिमेलो ने थोड़ा गुस्से से कहा, ये मेरा एक पुराना दुश्मन था, लेकिन उस आदमी को छोड़ो, तुम ये बताओ कि तुम मेरे बारे में पूछताछ क्यों कर रही थी? क्योंकि मुझे आपसे मिलना है, बहुत सारे सवाल पूछने हैं आपसे। इस पर डिमेलो से डांटते हुए बोला, सुनो लड़की, मेरे पास तुम्हारे किसी भी सवाल का कोई जवाब नहीं है, चली जाओ तुम यहाँ से, ये जगह बहुत खतरनाक है, तुम जैसी लड़की को यहाँ नहीं आना चाहिए। इसी के साथ डिमेलो तेजी से आगे बढ़ गया, लेकिन प्रिया तेजी से उसके पीछे आते हुए बोली,
नो मिस्टर डेमेलो, मुझे किसी भी खतरे की कोई परवाह नहीं है, लेकिन मैं सच का पता लगा कर रहूंगी, क्योंकि ये सच मेरी हंसती खिलती जिंदगी पर एक मनहूस साय की तरह मंडरा रहा है। ये धीरे धीरे मुझे पूरा निकल जाना चाहता है। ये सुनकर डेमेलो रुक गया, फिर प्रिया को देखते हुए बोला, तो मैं इसमें क्या कर सकता हूँ? मैं एक मामूली सा शराबी आदमी हूँ बस। इतना कहकर डेमेलो ने अपनी जेब से विस्की का क्वार्टर निकाला, लेकिन वो खाली था। उसने झल्लाते हुए उसे सामने की दीवार पर दे मारा। ये देखकर प्रिया ने फौरन अपना वॉलेट निकालते हुए कहा, ये लीजिए, आप अपने लिए जितनी चाहे विस्की खरीद लीजिए, लेकिन प्लीज मुझे मेरे सवालों का जवाब ढूंढने में मदद कीजिए। मुझे अपने डैड और उस किताब के बारे में जानना है, और उस तिकोने निशान के बारे में। इस पर डेमेलो ने हंसते हुए कहा, ये पैसे तुम अपने पास रखो प्रिंसेस, ये मेरे किसी काम के नहीं है। मुझे बस शराब चाहिए और उसका इंतजाम मैं खुद कर लूंगा। रही बात तुम्हारे डैड की, तो उन्हें बस मैंने एक दो बार उस लाइब्रेरी में आते जाते देखा है। इससे ज्यादा कुछ नहीं जानता मैं, न उस किताब के बारे में और न ही किसी तिकोने निशान के बारे में। ये सुनकर प्रिया पहले तो खामोश हो गई, फिर उसने डेमेलो को घूरते हुए कहा, अच्छा मिस्टर डेमेलो, कल मैं एक साइकियाट्रिस्ट से मिलने गई थी, और जब मैंने उन्हें अपनी प्रॉब्लम बताई तो वो एकदम से एबनॉर्मल हो गए, और देखते ही देखते उनकी डेथ भी हो गई। क्या आप इस बारे में भी कुछ नहीं जानते? डेमेलो थोड़ा गुस्सा होते हुए बोला, मैंने कहा ना मैं किसी को नहीं जानता, न तुम्हारे डैड को और ना उस डॉक्टर सक्सेना को। डेमेलो का ये जवाब सुनकर प्रिया मुस्कुराते हुए बोली, आपकी चोरी पकड़ी गई मिस्टर डेमेलो। मैंने उस साइकियाट्रिस्ट का नाम तो लिया भी नहीं, लेकिन आपने खुद ही अपने मुंह से उसका नाम बोला, डॉक्टर सक्सेना। डेमेलो ने दोनों हाथों से अपना सिर थाम लिया। वो अपनी इस गलती पर अंदर ही अंदर बहुत गुस्सा था। प्रिया की आंखों से अब आंसू छलकने लगे। वो अपने दोनों हाथ जोड़ते हुए बोली, प्लीज मिस्टर डेमेलो, मैं अपने डैड को खो चुकी हूँ, अपने प्यारे आदित्य को भी खो चुकी हूँ, लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों जब से मैं आपसे मिली हूँ मुझे एक उम्मीद होने लगी है कि मैं शायद अपने आदि से मिल सकती हूँ। प्लीज अगर आपको कुछ भी पता है तो मेरी हेल्प कीजिए प्लीज, बदले में मैं आपको सब कुछ देने को तैयार हूँ। डेमेलो अब खामोश हो गया। शायद उसके भीतर कोई हलचल सी मच रही थी। फिर उसने प्रिया के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, प्रिंसेस, तुम्हारे साथ जो भी हुआ उसका मुझे बहुत अफसोस है, लेकिन इसके पीछे की हकीकत इतनी कड़वी है कि तुम बर्दाश्त नहीं कर पाओगी। ये सुनकर प्रिया ने थोड़ी हैरानी से डेमेलो की तरफ देखा। डेमेलो ने ठंडे लहजे में कहा, सच तो यह है प्रिंसेस कि तुम्हारी इस हालत का जिम्मेदार खुद तुम्हारा बाप है। हैरानी से प्रिया की आंखें खुली की खुली रह गई। व्हाट? डेमेलो अब थोड़ा सख्ती के साथ बोला, हाँ, खुद तुम्हारे बाप ने एक शैतान से सौदा किया था तुम्हारा, एक डील जिसके तहत तुम्हें उस शैतान के बच्चे की मां बनना था। तुम्हारे बाप की इस डील की वजह से ही तुम्हारी शादी के ठीक पहले उस शैतान ने आदित्य को मार डाला और खुद आदित्य बनकर तुम्हारे साथ फिजिकल रिलेशन बनाए, और आज तुम उसके बच्चे की मां हो, और इसका कसूरवार सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा बाप है। प्रिया आप चिल्ला उठी, नहीं मिस्टर डेमेलो, आप सरासर झूठ बोल रहे हैं। मैं अपने डैड को बहुत अच्छी तरीके से जानती थी, वो मेरे साथ ऐसा कभी नहीं कर सकते। कितना प्यार करते थे वो मुझे, और मेरी बहन नीना को भी। डेमेलो ने उसी सख्ती के लहजे में कहा, ये सब मैं नहीं जानता, मैं बस इतना जानता हूँ कि तुम्हारे डैड और वो डॉक्टर सक्सेना किसी सीक्रेट सोसाइटी से जुड़े हुए थे, और उस सोसाइटी के और भी मेंबर्स हैं। ये लोग शैतानों को कई तरह की पैरानॉर्मल या सुपरनैचुरल चीजों पर रिसर्च करते हैं, या पता नहीं किसी तरह की कोई प्रैक्टिस करते हैं। और हाँ, एक दिन तुम्हारे डैड ने एक शैतान, एक डेमन को समन किया था। मेरा मतलब उन्होंने किसी चीज के बदले उस शैतान से तुम्हारा सौदा किया था। शैतान की शर्त ये थी कि वो अपने वक्त आने पर कुछ औलाद पैदा करेगा, और वो वक्त उस दिन आया जब आदित्य के साथ तुम्हारी शादी होने वाली थी, लेकिन उससे पहले, बहुत पहले तुम्हारे डैड की डेथ हो चुकी थी। प्रिया ये सब सुनकर अभी भी शॉक्ड थी। डेमेलो ने एक गहरी सांस लेते हुए कहा, और हाँ, अगर तुम उस शैतान बच्चे की माँ हो, और अब वो शैतान तुम्हें अपने बच्चे की परवरिश के लिए मजबूर करेगा, और इसके लिए वो तुम्हारे दिलो दिमाग में आदित्य की सारी यादें मिटा देगा। उसका एक खास मकसद है जो वो तुम्हारे जरिए पूरा करवाना चाहता है, और जिस दिन उसका ये मकसद पूरा हो गया उस दिन ऐसी भयानक तबाही मचेगी जिसके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं होगा। प्रिया का दिल तेजी से धड़क रहा था। एक शैतान है जो बहुत बड़ी और बहुत भयानक साजिश रच रहा है, और इसकी वजह खुद प्रिया के डैड है, और वो साजिश प्रिया के जरिए अपने अंजाम तक पहुंचने वाली है। प्रिया ने पूछा, आखिर वो शैतान करना क्या चाहता है मिस्टर डेमेलो, और इसके लिए मुझे क्यों चुना? आखिर मैं ही क्यों? ऐसा क्या है मुझ में? डेमेलो ने बहुत ही निराशा के साथ कहा, मुझे इसके बारे में भी कुछ नहीं पता, लेकिन तुम में कोई ना कोई खास बात तो जरूर है। सुनकर प्रिया एक पल के लिए खामोश हो गई और कुछ सोचने लगी। फिर उसने पूछा, लेकिन क्या उस शैतान को रोकने का या उसका मुकाबला करने का कोई रास्ता नहीं है हमारे पास? डेमेलो ने कहा, शैतान का मुकाबला करना इंसान के बस की बात नहीं है प्रिंसेस, लेकिन हाँ, आने वाली इस तबाही को कुछ देर के लिए टाला जरूर जा सकता है। वैसे उसकी भी पूरी गारंटी नहीं है। प्रिया ने फौरन पूछा, कैसे टाला जा सकता है? इस पर डेमेलो ने प्रिया की आंखों में देखते हुए कहा, वो बच्चा, वो पैदा होते ही 6-7 साल का हो गया था। वो आने वाले दिनों में बहुत तेजी से ग्रो अप होगा, लेकिन अगर उसकी इस ग्रोथ को रोक दिया जाए या डिले कर दिया जाए तो शायद वो तबाही भी उसी हिसाब से टल सकती है। प्रिया ने पूछा, बट हाउ? उस बच्चे की ग्रोथ को कैसे रोका जा सकता है? डेमेलो ने गहरी सांस लेते हुए कहा, मैं नहीं जानता। इसका जवाब दो ही शख्स दे सकते थे, एक तुम्हारे डैड और दूसरे डॉक्टर सक्सेना, लेकिन अफसोस वे दोनों ही अब इस दुनिया में नहीं है। तभी उस गली में एक आहट सी हुई। फौरन डेमेलो अलर्ट हो गया और प्रिया का हाथ पकड़कर उसे एक तरफ ले जाता हुआ बोला, अब तुम जाओ यहाँ से और दोबारा यहाँ कभी मत आना, और हाँ, कभी कोई तुमसे मेरे बारे में पूछे भी तो उसे कुछ मत बताना। इसी के साथ डेमेलो तेजी से आगे बढ़ गया। प्रिया ने फौरन पूछा, वो वैसे आप असल में हैं कौन? क्या आप भी उसी सोसाइटी के कोई मेंबर हैं जिससे मेरे डैड और डॉक्टर सक्सेना भी कनेक्टेड थे? ये सुनकर डेमेलो मुस्कुराया और बड़े ही मिस्टीरियस अंदाज में बोला, नो प्रिंसेस, मैं एक मामूली शराबी हूँ। और इतना कहने के साथ ही डेमेलो तेजी से चलता हुआ उस अंधेरी गली में कहीं गुम हो गया।
अपने डैड के बारे में ये सच्चाई जानकर प्रिया का दिल जैसे पूरी तरह से टूट गया था। उसके दिमाग में ये सवाल बार बार उठ रहा था कि वो बच्चा जो हर सेकंड बढ़ता जा रहा है, उसकी ग्रोथ को रोकने का क्या तरीका हो सकता है। ये बात सिर्फ डैड और डॉक्टर सक्सेना ही जानते थे, और अब वो दोनों ही इस दुनिया में नहीं है। क्या अब उस बच्चे को रोकने का कोई भी तरीका नहीं है? क्या वो यूं ही तबाही मचाता रहेगा? और ये सब हुआ प्रिया के डैड की वजह से। डैड ने आखिर उनके साथ ऐसा क्यों किया? डोमेलो तो वहां से चला गया, लेकिन उसकी इन बातों ने प्रिया के दिलो दिमाग को हिला कर रख दिया था। तभी प्रिया का फोन बज उठा। ये कॉल प्रिया के ऑफिस से उसके बॉस रंजन मल्होत्रा का था, लेकिन वो फोन उठाकर कुछ बात करती उससे पहले ही उसे कुछ महसूस हुआ। वही एक ठंडा सा एहसास जो उसे चारों ओर से धीरे धीरे घेर रहा था। आखिर इतनी गर्मी में उसे ठंड क्यों लग रही है? प्रिया ने घबराहट के साथ कॉल रिसीव किया। कॉल रिसीव करने के साथ ही प्रिया ने कहा, हेलो सर। तो दूसरी तरफ से बॉस की आवाज आई। आई एम सॉरी प्रिया, मैं समझता हूँ तुम इस वक्त किस फेज से गुजर रही हो, लेकिन तुम फिर से ऑफिस ज्वाइन कर सकती हो क्या? आई मीन ओनली इफ यू आर कंफर्टेबल। बॉस की ये बात सुनकर प्रिया थोड़ा उलझन में पड़ गई। दरअसल उसने अपनी शादी के लिए ऑफिस से कई दिनों की छुट्टियां ले रखी थी, लेकिन उसके और आदित्य के साथ हुए इस हादसे ने सब कुछ तबाह कर दिया था। अब प्रिया का जरा भी मन नहीं होता था जॉब पर जाने का, और वो ये जॉब छोड़ने का फैसला ले चुकी थी। प्रिया ने डिसाइड किया कि वो अपना ये फैसला अभी इस कॉल पर ही सुना दे, लेकिन तभी प्रिया को उस ठंडेपन के साथ साथ कुछ अजीब सी आवाजें भी सुनाई देने लगी। कभी रोने की तो कभी गुर्राने की आवाजें, जो धीरे धीरे बढ़ती ही जा रही थी। प्रिया घबरा गई। ये शायद वही बच्चा था या फिर वही शैतान। उसने बिना कुछ कहे फौरन बॉस की कॉल को डिस्कनेक्ट कर दिया और भागकर अपनी कार में बैठ गई। वो हाँफने लगी। उसने अपना सर स्टीयरिंग पर रखा और कुछ देर आंखें बंद कर ली। थोड़ा नॉर्मल होने के बाद जब उसने अपनी गर्दन ऊपर की तो देखा गाड़ी में वही बच्चा बैठा था। इस बार उसकी आंखें कुछ ज्यादा ही लाल थी, जैसे वो बहुत रोया हो। वो बहुत गुस्से में भी लग रहा था। उसकी लाल आंखें प्रिया को घूरे जा रही थी। प्रिया गाड़ी से बाहर नहीं निकली। इस बार उसने थोड़ी हिम्मत करके बच्चे की तरफ से नजर न हटाते हुए धीरे से गाड़ी की चाबी घुमाई और गाड़ी स्टार्ट की और अपने घर की तरफ बढ़ गई। गाड़ी चलाते वक्त उसकी नजर रोड के साथ साथ लगातार रेयर व्यू मिरर पर भी थी, जिसमें उसे पीछे बैठा हुआ बच्चा बहुत गुस्से में दिख रहा था। वो यही सोच रही थी कि आखिर वो इतना गुस्से में क्यों है और गुर्रा क्यों रहा है। कहीं इस बच्चे ने डोमेलो के साथ हुई ग्रोथ कम करने वाली बात सुन तो नहीं ली। इन सबके बीच प्रिया ने ये नहीं देखा कि थोड़ी ही दूर पर खड़े दो पुलिस कांस्टेबल बहुत टाइम से प्रिया पर नजर रखे हुए थे। प्रिया के वहां से जाते ही उनमें से एक कांस्टेबल ने अपना फोन निकाला और इंस्पेक्टर कश्यप का नंबर डायल करने लगा। उधर प्रिया कार को धीरे धीरे चलाते हुए अपने घर पहुंची। कार से बाहर निकलते वक्त बच्चे और प्रिया की नजर एक दूसरे से लगातार मिली हुई थी, लेकिन प्रिया को जाता हुआ देखकर अचानक वो बच्चा मुस्कुराने लगा और गायब हो गया, जैसे उसका कोई मकसद पूरा हो गया। प्रिया को उसका ये एक्सप्रेशन समझ में नहीं आया। वो उसकी तरफ देख रही थी जहां एक पल पहले वो बच्चा बैठा था। तभी प्रिया के कंधे पर किसी ने हाथ रखा और कहा, प्रिया। प्रिया सहम गई। वो पीछे पलटी तो सामने उसकी बहन नीना खड़ी थी। नीना ने कहा, कहाँ कोई हुई हो? नीना काफी अपसेट लग रही थी। इससे पहले कि प्रिया कुछ कह पाती उसने बहुत ही रूखे अंदाज में कहा, प्रिया आखिर तुम्हारा ये ड्रामा कब तक चलता रहेगा? नीना ने आज तक प्रिया से ऐसी बात नहीं की थी। नीना के इस रूड बिहेवियर पर प्रिया एकदम से सन्न रह गई, पर प्रिया ने खुद को संभालते हुए कहा, ये तुम क्या कह रही हो नीना? कौन सा ड्रामा कर रही हूं मैं? नीना बहुत ही सख्ती के साथ उसकी बात काटते हुए बोली, आखिर ये सब क्या है? तुम कब तक ऐसे ही खुद को और हम सबको अपनी इन हरकतों से डिस्टर्ब करती रहोगी? तुम कभी भी कहीं भी चली जाती हो, ना मॉम को कुछ बताती हो और ना ही मुझे। जानती हो मॉम तुम्हें लेकर कितनी परेशान रहती हैं। आज भी कब से वो तुम्हें कॉल कर रही थी, लेकिन तुमने उनकी कोई भी कॉल पिक नहीं की। दरअसल जब प्रिया घर लौट रही थी तो रास्ते में कई बार उसके बॉस रंजन ने उसे फोन किया था, लेकिन प्रिया ने उनकी कोई कॉल रिसीव नहीं की और फोन साइलेंट मोड पर डाल दिया था। वो कार में बच्चे की मौजूदगी की वजह से बहुत घबराई हुई थी और जल्द से जल्द घर पहुंचना चाहती थी। इसी बीच माँ ने भी प्रिया को कॉल किया था, लेकिन फोन साइलेंट होने की वजह से उनकी कॉल भी मिस हो गई। उसे खुद की गलती तो समझ आ गई थी, लेकिन उसे ये समझ नहीं आ रहा था कि आखिर नीना आज इतना अलग अलग बिहेव क्यों कर रही है। वो कभी भी प्रिया से ऐसी बात नहीं करती। तभी नीना ने आके कहा, जानती हो तुम्हारे बॉस ने भी मॉम को फोन किया था क्योंकि तुम उनका फोन नहीं उठा रही थी। आखिर तुम चाहती क्या हो प्रिया? माना कि आदित्य की डेथ के बाद तुम मेंटली डिस्टर्ब हो, पर आखिर कब तक तुम उसी पागलपन में जीती रहोगी? जरा अपने चारों ओर देखो। डैड के चले जाने के बाद तुम, मैं, मॉम कितने अकेले रह गए थे। हमें एक दूसरे के साथ की बहुत जरूरत है, लेकिन तुमने शायद ये सोच लिया है कि आदित्य के खत्म होने के साथ साथ सब कुछ खत्म हो गया है ना? गुस्से में तमतमाती हुई नीना अभी आगे कुछ और कहती, लेकिन तभी उसका ध्यान प्रिया के हाथों पर गया जिससे खून बह रहा था। नीना ने प्रिया के हाथ की तरफ देखते हुए चौंक कर कहा, प्रिया ये तुम्हारे हाथ को क्या हुआ? प्रिया ने जब अपने हाथों की तरफ देखा तो वो भी चौंक गई। उसके हाथ ऐसे थे जैसे ठंड से जम गए हों और हाथों में से खून की छोटी छोटी बूंदें निकल रही थी। प्रिया ने अपने दोनों हाथों को मिलाया तो उसे वैसी ही ठंडक महसूस हुई जैसे उस बच्चे के होने के एहसास पर होती है। मगर बाहर मौसम बिल्कुल गर्म था और बच्चा भी अब चला गया था। तभी माँ के रूम में से उनकी धीमी सी आवाज सुनाई दी, नीना बेटा। माँ की आवाज सुनकर दोनों का ध्यान माँ के कमरे की तरफ गया। माँ ने आगे कहा, मुझे बहुत ठंड लग रही है, जल्दी आ। ये सुनते ही प्रिया परेशान हो गई। उसने नीना से तुरंत पूछा, ये मॉम को क्या हुआ? नीना थोड़ी कड़वाहट के साथ बोली, हाइपरटेंशन की वजह से ब्लड प्रेशर हाई हो गया था तुम्हारे बारे में सोच सोच कर। प्रिया दौड़ती हुई माँ के रूम में गई। घबराई हुई प्रिया ने माँ से पूछा, माँ ये क्या हुआ तुम्हें? फिर नीना को आवाज लगाते हुए बोली, नीना डॉक्टर को बुलाओ जल्दी। नीना कमरे में एंटर हुई और बोली, डॉक्टर ऑलरेडी आकर जा चुके हैं, उन्होंने एक इंजेक्शन दिया है और रेस्ट करने को कहा है। प्रिया माँ का हाथ अपने दोनों हाथों में थामते हुए बोली, आई एम सॉरी मॉम, ये सब मेरी वजह से हुआ है, मुझे माफ कर दो मॉम, प्लीज फॉरगिव मी। तभी प्रिया ने गौर किया कि अब उसके हाथ बिल्कुल ठीक हो गए थे।
उसे पता ही नहीं चला ये सब कैसे और कब हुआ। माँ प्रिया को अपने सामने देखकर मुस्कुराते हुए बोली, प्रिया मैं कब से तेरा इंतजार कर रही थी, तुझे कितने फोन किए मैंने। प्रिया ने फौरन माँ के होठों पर अपनी उंगली रखते हुए कहा, बस मॉम बस, आप कुछ मत बोलो, तुम्हें डॉक्टर ने आराम करने को कहा है ना। लेकिन प्रिया की बात पूरी होने से पहले ही माँ ने कहा, मुझे बस एक बात बोल लेने दे बेटा। फिर माँ अपने कपकपाते हाथों से प्रिया के बालों को सहलाते हुए बोली, जानती है प्रिया, तेरे डैड ना तुझसे बहुत प्यार करते थे, हम सबसे भी ज्यादा। लेकिन बेटा पिछले कुछ दिनों से तेरा ये जो बिहेवियर है ना, उसे लेकर मैं अंदर ही अंदर बहुत वरिड हूँ। क्योंकि तेरे डैड ने अपनी आखिरी सांस लेने से पहले मुझसे कहा था कि मैं उनकी प्रिया, उनकी प्रिंसेस का हमेशा ख्याल रखूं, और उनका एक अधूरा काम भी तुम्हें पूरा करना है बेटा। इसके बाद वो बहुत ही धीमे लहजे में बुदबुदाई, वो कुछ जरूरी कागजात एक लॉकर में। लेकिन इसके बाद फौरन माँ एकदम खामोश हो गई। प्रिया माँ की इन बातों को सुनकर बहुत इमोशनल हो गई थी। उसने मन ही मन एक डिसीजन लेते हुए कहा, मॉम प्लीज अब तक जो कुछ भी हुआ उसे भूल जाइए। मेरे बिहेवियर से आप और नीना को जो इतना डिस्टर्ब हुआ है उसके लिए आई एम रियली सॉरी वंस अगेन। लेकिन प्लीज बताइए, आप डैड के किस अधूरे काम की बात कर रही हैं? क्या है उन कागजात में? इतना कहते कहते प्रिया अपना फोन निकालते हुए बोली, मैं अभी बॉस को मैसेज करती हूँ कि आई एम गोइंग टू जॉइन माय ऑफिस बैक, आई विल बी नॉर्मल। प्लीज बताइए आप क्या कहने वाली थी। इसी के साथ प्रिया अपने बॉस के लिए मैसेज टाइप करने लगी। हालांकि इस बीच प्रिया के दिमाग में फिर से ये सवाल उभरा कि माँ आखिर डैड के कौन से अधूरे काम किए और किन कागजात की बात कर रही थी। क्या उनमें कुछ ऐसा है जो उसे बच्चे और शैतान की मुसीबत से छुटकारा दिला सके? लेकिन माँ ने इसके आगे कुछ नहीं बताया। दूसरी तरफ इंस्पेक्टर कश्यप इस वक्त डॉक्टर सक्सेना के घर उनकी स्टडी में मौजूद था। उसके साथ उसका एक असिस्टेंट भी था। डॉक्टर साहब का केयर टेकर और बंगले का सिक्योरिटी गार्ड भी वहीं खड़े थे। इंस्पेक्टर कश्यप का फोन बजने लगा। उन्होंने कॉल फौरन रिसीव किया। दूसरी तरफ से कांस्टेबल की आवाज आई, सर वो जो लड़की थी ना जिसे हमने उस रात बेहोशी की हालत में वहाँ ग्रेवयार्ड के पास से उठाया था। कश्यप ने बहुत ही बेसब्री से पूछा, कौन वो मिस प्रिया? कांस्टेबल ने आगे कहा, हाँ सर वही मिस प्रिया, अभी थोड़ी देर पहले इसी इलाके में आई थी वो। शायद यहाँ किसी से मिलने भी गई थी और फिर जैसे ही उन्होंने हमें देखा वैसे ही अपनी गाड़ी में बैठकर यहाँ से निकल गई। इंस्पेक्टर कश्यप ने ये बात सुनकर कुछ सोचा। उन्होंने कांस्टेबल से कहा, गुड जॉब, अब तुम एक काम करो, अपने साथ वाले कांस्टेबल को फौरन उस लड़की के पीछे लगा दो, पता करो कि वो कहाँ जाती है, किससे मिलती है, और तुम वहीं रुककर आसपास के लोगों से पूछो। मैं थोड़ी देर में उस जगह पर पहुंचता हूँ। इतना कहकर उन्होंने कॉल कट कर दी। तभी उनके असिस्टेंट ने उनके करीब आकर बहुत धीरे से पूछा, सर मुझे एक बात समझ नहीं आ रही, आखिर आदित्य के मर्डर का डॉक्टर सक्सेना की डेथ से क्या लेना देना? हम यहाँ क्यों आए हैं? इंस्पेक्टर कश्यप ने कहा, जल्दी ही तुम्हें भी समझ में आ जाएगा सब कुछ। उसके बाद इंस्पेक्टर कश्यप ने स्टडी रूम का इंस्पेक्शन करते हुए केयर टेकर से सवाल किया, तो क्या डॉक्टर सक्सेना यहाँ बिल्कुल अकेले रहते थे? केयर टेकर ने जवाब दिया, जी हाँ सर, उनका इस दुनिया में कोई नहीं है, लेकिन आपको ये इन्वेस्टिगेशन करने की क्या जरूरत है सर? उनकी डेथ तो कार्डियक अरेस्ट की वजह से हुई थी। मीन ये तो नेचुरल डेथ हुई ना, वो हाई ब्लड प्रेशर के पेशेंट थे। ये सुनकर इंस्पेक्टर कश्यप ने केयर टेकर को घूर कर देखा और फिर उसके नजदीक जाते हुए बोला, अच्छा तो अब तुम पुलिस को सिखाओगे कि हमें कौन सा केस इन्वेस्टिगेट करना है कौन सा नहीं, है ना? और ये कौन डिसाइड करेगा कि ये नेचुरल डेथ थी या नहीं? क्या पता डॉक्टर सक्सेना को किसी बात से कोई शौक लगा हो जो उनके लिए जानलेवा साबित हुआ हो। कश्यप की इस बात से केयर टेकर थोड़ा सहम गया। इंस्पेक्टर ने डॉक्टर सक्सेना की टेबल को गौर से देखते हुए कहा, क्या जब डॉक्टर साहब को हार्ट अटैक आया उस वक्त वो यहाँ अकेले थे? इस बार गार्ड ने जल्दी से जवाब देते हुए कहा, जी नहीं साहब, वो एक मैडम आई थी उनसे मिलने। नहीं असल में 2 मैडम आई थी, एक तो पायल मैडम थी, वो तो डॉक्टर साहब की पुरानी जानकार हैं, और एक दूसरी मैडम थी जो उन पायल मैडम की दोस्त थी। क्या नाम था उनका? हाँ प्रिया मैडम, हाँ यही नाम था। तो बस साहब वही मैडम डॉक्टर साहब के साथ यहाँ पर थी और उन्हीं के सामने ही डॉक्टर साहब को अटैक आया था। प्रिया का नाम सुनकर इंस्पेक्टर कश्यप मुस्कुराने लगा। उनका असिस्टेंट इस बात पर चौंक गया। इंस्पेक्टर कश्यप ने गार्ड की बात को कंफर्म करने के लिहाज से कहा, तो तुम्हारे हिसाब से प्रिया यहाँ डॉक्टर सक्सेना के साथ अकेली थी और उसी दौरान कुछ ऐसा हुआ कि डॉक्टर साहब को कार्डियक अरेस्ट आया, और जो कि इतना सीवियर था कि देखते ही देखते डॉक्टर सक्सेना की डेथ हो गई। गार्ड ने जल्दी से हाँ में सिर हिलाया। ये सुनते ही इंस्पेक्टर कश्यप की आंखों में हल्की सी चमक उभर आई। उसने फौरन अपने असिस्टेंट को इशारा किया और वो डॉक्टर सक्सेना के स्टडी रूम से बाहर आ गया। बाहर आते ही कश्यप असिस्टेंट को समझाते हुए बोला, देखो तुम फॉरेंसिक वालों को बुलवाकर डॉक्टर सक्सेना के स्टडी रूम को अच्छे से चेक करो। मुझे इस वक्त एक बहुत ही जरूरी काम के लिए निकलना है। मुझे लग रहा है कि हम आदित्य के मर्डर मिस्ट्री को सॉल्व करने के बहुत नजदीक हैं। इस पर असिस्टेंट ने थोड़ी हैरानी से पूछा, लेकिन सर आदित्य के मर्डर का डॉक्टर सक्सेना की डेथ से क्या कनेक्शन हो सकता है? इंस्पेक्टर कश्यप अपनी बात पर जोर देते हुए कहे, कनेक्शन है, बहुत ही करीबी कनेक्शन है, और डॉक्टर सक्सेना की भी डेथ नहीं हुई है, ये भी एक मर्डर है और इसका कातिल भी वही है जो आदित्य का कातिल था। अब अगर मेरी ये कैलकुलेशन सही है तो वो कातिल हमसे ज्यादा दूर नहीं है। इतना कहकर इंस्पेक्टर कश्यप फौरन वहां से रवाना हो गए। वहीं प्रिया अपनी माँ के पास बैठी यही सोच रही थी कि आखिर डैड का अधूरा काम क्या हो सकता है, क्या है वो जरूरी कागजात। ये सोचते हुए प्रिया ने अपनी मॉम की खुशी के लिए अपने बॉस को मैसेज कर दिया। ये देखकर माँ के चेहरे की बुझी हुई रौनक फिर से लौट आई। प्रिया माँ के बेड से उठते हुए बोली, चलो माँ अब तुम आराम करो, एंड जस्ट डोंट वरी अबाउट मी एनी मोर। इसके बाद प्रिया फौरन अपने बेडरूम की तरफ चली। एक गहरी सांस लेते हुए वो अपने बेडरूम में दाखिल हुई और अभी वो लाइट्स ऑन करने ही वाली थी कि उसे फिर से उसी ठंडेपन का एहसास हुआ। उसने फौरन पीछे मुड़कर देखा तो वो कांप गई। थोड़ी ही दूरी पर वही काला साया था जिसके चारों तरफ धुंध जैसा कुछ था। प्रिया को एहसास हुआ कि ये वही साया है, वही शैतान है जिससे उसका सामना हॉस्पिटल में हुआ था। इस बार उसका आकार और बड़ा हो गया था। उसके चारों तरफ एक अजीब सी गंध फैली हुई थी।
उसके एक हाथ में इंसानी हड्डियों से बनी लाठी थी, जिसके ऊपर बनी इंसानी खोपड़ी के कंकाल पर वही तिकोना निशान मौजूद था। शैतान के दूसरे हाथ की उंगली थामे हुए वही बच्चा उसके साथ खड़ा था। बच्चे का चेहरा सफेद था और उसकी आंखें अभी भी लाल थी। प्रिया दहशत की वजह से अपनी जगह पर खड़ी की खड़ी रह गई। उसके मुंह से चीख तक न निकल पाई। तभी उसे शैतान की बहुत ही सर्द आवाज उस कमरे में गूंजी। आज तेरी माँ को बीमार बनाया है मैंने, कल तेरी बहन नीना की बारी होगी, और अगर फिर भी मुझसे टकराने का ख्याल तेरे दिमाग में आया तो फिर तो खून के आंसू रोएगी। शैतान के सूखे होठों पर हंसी जैसे नाचने लगी थी। और ठीक उसी वक्त प्रिया ने गौर किया कि शैतान के पीछे से वो बच्चा उसे देख रहा था। प्रिया ने गुस्से में अपने पास रखा फ्लावर वास उठाया और उस शैतान की तरफ फेंका। तभी शैतान वहां से गायब हो गया और वास दीवार से जा टकराया। लेकिन वो बच्चा वहीं था। वो आगे आया। उस बच्चे की उम्र पहले से थोड़ी सी ज्यादा लग रही थी। ये देखकर प्रिया अंदर ही अंदर सहम उठी।